हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई चीज़ लेके आया हूँ, जिसमें क्या है, हम आपके सामने आरआरबी फार्मासिस्ट के कुछ मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये हमने जो मॉडल पेपर बनाए हैं, इसमें हमने पिछले 15 साल में जो भी आरआरबी फार्मासिस्ट में जिस तरीके से क्वेश्चन, जो ट्रेंड आया है नॉन फार्मा और फार्मा के जिस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, उसी के बिहाफ पे हमने इन मॉडल पेपर्स को डिज़ाइन किया है। ये मॉडल पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से डिज़ाइन हुए हैं जैसे क्वेश्चन पिछले आरआरबीज में पूछे गए हैं। आपको इन क्वेश्चंस के साथ-साथ अपनी प्रिपरेशन को भी देखना है कि आपकी प्रिपरेशन इस टाइम तक कितनी अच्छी हो चुकी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ मॉडल पेपर का डिस्कशन का मतलब यही नहीं है कि यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आपने देख लिया। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ-साथ उनके आंसर्स को, जो ऑप्शन में और भी ए, बी, सी, डी जैसे जो भी होते हैं 4 ऑप्शंस हैं, उनको भी बहुत अच्छे से आपको समझना है और साथ-साथ में ये देखना है कि अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सपोज करिए मैं आपको बीसीएस क्लासिफिकेशन की ही बात करता हूँ। अगर आपने बीसीएस क्लासिफिकेशन में क्लास 1 का यहाँ पे अगर कोई भी अगर ऐसा आपने यहाँ पे एमसीक्यूज़ देखा जिसमें आपने उसका एग्जांपल देखा, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि साथ-साथ में आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के भी एग्जांपल्स को सही तरीके से याद कर लेना है। इसी तरीके से आप देखिए कि ये क्वेश्चन आपको किस टॉपिक से पूछे गए हैं। जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या है कि वही इसी तरीके से जो ट्रेंड चला आ रहा है और वहीं से वही टॉपिक हैं जो आपसे रिपीट होते रहते हैं बार-बार, वहीं से क्वेश्चन बिल्कुल घुमा-फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। तो आप क्या है, बिल्कुल बहुत अच्छे से सारी क्लास को समझिएगा और एक-एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन को साथ-साथ में उसके एक्सप्लेनेशन को भी उतने ही अच्छे से समझिएगा। सिर्फ आंसर निकालना, मैं फिर कहता हूँ, सिर्फ आंसर ढूँढना ही यहाँ पे आपका प्राइमरी काम नहीं होना चाहिए। साथ-साथ में आपको एक काम और करना है कि यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन पे भी उतना ही ध्यान देना है। ठीक है? हम यहाँ से जो है वो क्लास को आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the following beta blocker is selective for beta 1 receptor। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो सिलेक्टिव है किसके लिए, बीटा 1 रिसेप्टर के लिए। ठीक है, नंबर एक यहाँ पे प्रोप्रेनोलोल, पेंडोलोल, एटिनोलोल या लेवेटोलोल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे एटिनोलोल। ठीक है, एटिनोलोल यहाँ पे क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, आपने अभी बीटा 1 आपने देखा था, तो यहाँ से आप देखिए सीधा सा बीटा 1 कहाँ होता है, हार्ट में होता है। ये जानकारी भी आप साथ साथ में देखिए। और बीटा 2 आपका कहाँ पे होता है, लंग्स में। ठीक है, बीटा 1 क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। और यहाँ पे जो बीटा 2 का काम है वो क्या है, यहाँ पे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन। और बीटा 1 का क्या था, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड था। ये चीज आप यहाँ पे समझ गए। अब देखिए सीधा सा है, अब आपने यहाँ पे अटिनोलोल पढ़ा, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आपके बीटा ब्लॉकर की जितनी भी ड्रग्स हैं, आप उन ड्रग्स को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए। सारे ड्रग्स को आपको पता होना चाहिए कि बीटा ब्लॉकर आप कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं और क्या उनका मेन यूज होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कैलकुलेट द इन्फ्यूजन रेट। ओके, क्या लिखा हुआ है, ml per hour for a drug ordered at 600 mg in 500 ml D5W over 4 hours। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पे आप इस चीज का मतलब समझिए, D5W। जिनको पता है वो आप अभी कमेंट करिए, और जब भी आप वीडियो देख, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले, ठीक है, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो D5W है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। ठीक है, ये मतलब इसका होता है। और मार्केट में D5 का सैलाइन जो आता है, ये आप बहुत अच्छे ढंग से जानते भी होंगे, जिस तरीके से DNS, NS और उसी तरीके से D5 भी आता है। ठीक है, अब मेन चीज हमारा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, वो आप समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 500 ml। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया, 500 ml, और टाइम कितना दिया गया है आपको यहाँ पे, 4 घंटे का। तो आपका इन्फ्यूजन रेट का जो फॉर्मूला होता है, इन्फ्यूजन रेट का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। ये रहता है आपका फार्मूला। वॉल्यूम कितना है आपका 500 और टाइम कितना दिया था, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 125 ml पर आवर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो आपका कौन सा है, ए ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ओके,
ठीक है, यहाँ पे आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। टोटल वॉल्यूम दिया था, टाइम कितना दिया था, इन्फ्यूजन रेट के फार्मूले से आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, विच ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एस्पिरिन। ठीक है, अब एस्पिरिन, ठीक है, जब आप एस्पिरिन की बात आई तो अब आपको पता होना चाहिए इस जगह पे कि एस्पिरिन आपकी किस क्लास की ड्रग है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए किस क्लास की आपको ड्रग नहीं पता है तो आप इसको रीड करिए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब एस्पिरिन में पूछा गया है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एस्पिरिन का। ठीक है, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। OH, अब ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद है एस्पिरिन का तो यहाँ से आप निकाल लेंगे कि कौन कौन से इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सबसे पहले चीज देखिए आप, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द एस्पिरिन, देखिए कौन कौन सा है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हैं। एक तो इसके पास कौन सा ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, और इसके पास यहाँ पे और कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एस्टर ग्रुप। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, दो ग्रुप हैं। एक क्या है आपके पास यहाँ पे एसिड है और दूसरा क्या है यहाँ पे एस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ईथर, क्या ईथर है कहीं पे, नहीं है। एस्टर है, हाँ एस्टर तो है। एमाइड है, कहाँ है एमाइड, नहीं दिख रहा है। कीटोन भी नहीं, मतलब यहाँ पे कीटोन भी नहीं है, एमाइड भी नहीं होगा और ईथर भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पे एस्टर। ओके, क्या रहेगा, एस्टर जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ग्लिसराइजिन ग्लाइवरा लिकोराइस इज द नेचुरल सोर्स ऑफ व्हिच ड्रग कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ग्लिसराइजिन ग्लाइवरा को और क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम होता है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको पता होना चाहिए लिकोराइस को और क्या बोलते हैं, आप कमेंट में बताइए लिकोराइस को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़िए, पोडोफाइलोटॉक्सिन, सिनोसाइड्स या ग्लिसराइजिन या क्विनिन। ठीक है, ग्लिसराइजिन का मेन कंपोनेंट पूछा गया है, तो मेन कंपोनेंट जो आपका रहता है यहाँ पे, जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या रहता है आपका ग्लिसराइजिन। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है आपका करेक्ट है। ओके, और देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे लिपोराइस होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको साथ साथ में मुलेठी के नाम से भी जानते हैं। यही मैं आपसे बोल रहा था कि आप मुझे ये कमेंट में बताइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which eye drop is an anticholinergic used for the pupil dilation? Pupil dilation के लिए पूछा गया है। सबसे पहले आप देखिए, pupil dilation से पहले आपको सबसे पहले समझना है कहाँ पे ड्रग को कैटेगराइज करिए, एंटीकोलिनर्जिक। जब भी आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले आप देखना है कि इसमें से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन सी है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को फाइंड करने के बाद आपको टिक करना है कि इसमें से, हाँ जैसे यहाँ से आपका 50% आंसर आपका यहीं से निकल जाएगा। कैसे, आपने जब आपके पास चार ऑप्शन होंगे तो उसमें कुछ ड्रग आपकी एंटीकोलिनर्जिक होंगी, कुछ ड्रग नहीं भी होंगी। तो आप पहले कैटेगराइज करिए कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन सी है। आपने वो कैटेगराइज किया, उसके बाद आपको देखना है कौन सी ड्रग आपकी किस पे काम कर रही है, पिपल डायलेशन पे काम कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए पिलोकार्पिन होगी या एट्रोपिन होगी या यहाँ पे टीमोलॉल होगी या यहाँ पे लेटेनोप्रोस्ट होगी। तो स्टूडेंट्स ऐसी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो क्या करती है, पिपल को डायलेट करती है, वो कौन सी ड्रग है, वो है आपकी यहाँ पे एट्रोपिन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, चलिए यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। क्या काम करता है, ब्लॉक्स कर देता है किसको, M3 रिसेप्टर को ये। ओके, फिर क्या करता है, कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द इंस्पेक्टर प्यूपिली, ये भी यहाँ पे काम करता है ये। फिर क्या करता है, लीड्स टू प्यूपिल डायलेशन मेड्रियासिस। ओके, और क्या करता है, साइक्लोप्लेजिया काज करता है। ये एक तरीके से टेम्परेरी इफेक्ट रहता है, पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इतना काम किसका है, ये एट्रोपिन का काम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ NaCl, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे दिया हुआ। मोस्टली केसेस में जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको मॉलिक्यूलर वेट मिलता ही मिलता है। ठीक है, इन 500 ml वाटर, क्योंकि वहाँ पे आपको ये नहीं कि मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा है कि कैसे निकालना, वहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर आपको समझना होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पे पूछा गया मोलैरिटी, अब आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, इस जगह पे आपको तीनों के फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इन तीनों ही फार्मूले को बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से
एक दो क्वेश्चन हमेशा से देखने को मिले हर एग्जाम में फार्मेसी में, तो आपको यहाँ इससे रिलेटेड आपको हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तो एक बार आप इनको सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोलैरिटी का फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वॉल्यूम आपका ml में हो गया, मल्टीप्लाई 1000। ओके, अब देखिए वेट कितना दिया गया है, यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कितना, 18 ग्राम, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 58.5। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, कभी भी आप एक चीज देखिएगा एग्जाम में, जब आपको इस तरीके की कैलकुलेशन दिखे 58.5, इस तरीके के कैलकुलेशन आपके लिए करना यहाँ पे टफ होती है, तो हमेशा उसके नियर बाई एक चीज ऐसी देखिए जिसको आप इजीली क्या कर सकें, इजीली आप सॉल्व कर सकें। अगर यहाँ पे 58.5 लिखा है तो मैं क्या करूं, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं क्या, मैं अपनी कैलकुलेशन को एक नियर बाई आंसर निकालने के लिए 58.5 को मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 1000 बाई 500 कर देता हूँ। ये यहाँ पे आप इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, फिर ये यहाँ से कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 30। ठीक है, फिर ये आपका आगे क्या बनेगा, m इक्वल टू, ठीक है, आपका बन जाएगा 6/10। ये आपकी सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन हो जाएगी। तो m इक्वल टू यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका 0.6 बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 0.62, अगर यहाँ पे ऑप्शन आपको इस तरीके से कंफ्यूज करता, आपको मान लीजिए इस तरीके से आंसर लिखा होता 0.62, 0.64 या 0.69, इस तरीके के ऑप्शन होते तो आपको 58.5 रख के ही कैलकुलेट करना होता, क्योंकि तब आपको एक्यूरेट आंसर फाइंड करना होता। लेकिन इस तरीके का ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, वहां पे नियर बाई ऐसे करके आप करिए, आपको नियर बाई आंसर मिल जाएगा। और जैसे ही आपने यहाँ पे 60 करके देखा, आपको बहुत ही इजीली यहाँ पे क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो इससे क्या रहता है, आपका टाइम बचता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सीधा सा बात है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे देखिए इस पहले मोल्स को कन्वर्ट करके किया गया है, फिर मोल्स को यहाँ पे इसमें फार्मूले में रखा गया, बट कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से इसका सिंपल फार्मूला ही याद रखिए, सीधी सी बात है, आप सिंपल फार्मूला याद रखिए, क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वॉल्यूम ml 1000, ये फार्मूला आप याद रखिए सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, विच एल्कलॉइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना, ऐसा कौन सा एल्कलॉइड है जो किससे ऑब्टेन्ड होता है, आपका सिंकोना से। देखिए स्टूडेंट्स, एल्कलॉइड का नाम आपने पढ़ा, आप मेरे को यहाँ पे कमेंट में आप बताइए बेटोली मोरिन टेस्ट किसके, बेटाली मोरिन टेस्ट में क्या होता है। ठीक है, साथ साथ में आप मेरे को वैन अर्क टेस्ट के बारे में भी बताइए। ठीक है, ये कमेंट में आप मुझे लिख के बताइए, देखें आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है, इनके बारे में आप मुझे बताइए। और अभी फिलहाल जो क्वेश्चन कह रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं कि कौन सा एल्कलॉइड सिंकोना में होता है, एट्रोपिन होता है, क्विनिन होता है, मॉर्फिन होता है, या कैफीन, कौन सा होता है। तो आपका जो सिंकोना बार्क में होता है स्टूडेंट्स, वो क्या रहता है, आपका क्विनिन रहता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका जो एट्रोपिन किससे मिलता है, आपका एट्रोपा बेलाडोना से, और मॉर्फिन किससे मिलता है, पाइपावर सोमानिफेरम से, और कैफीन कहाँ से मिलता है, या तो टी या कॉफी प्लांट से। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 4.9 gram of H2SO4 in water to make 500 ml of solution। यहाँ पे नॉर्मेलिटी पूछी गई है आपसे। अब देखिए, अभी आपसे मोलरिटी पूछी गई थी, अब आपसे नॉर्मेलिटी पूछी गई, तो यहाँ पे सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, तो आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आप इस तरीके से कैलकुलेट करिए। तो अब आपको इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे आप, तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, यहाँ पे मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, आपका एसिडिटी फैक्टर, बेसिसिटी ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए इक्वल टू, यहाँ पे मोलिकुलर वेट H2SO4 का कितना होता है, 98 होता है, और इसका एन फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो E इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 49 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप 2 कैसे समझेंगे, देखिए H2SO4 था, तो H2SO4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2H प्लस और SO4
2 माइनस, आप ऐसा निकाल सकते, देखिए कितना चार्ज 2 आ रहा है इन पे और 2 ही प्लस है, 2 ही निगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसी को बोलते हैं एन फैक्टर। ए भी आप याद रखिएगा। अगर इस जगह पे सपोज करिए HCl की बात की जाए, ठीक है, या NaOH की बात की जाए, तो इनका कितना एन फैक्टर होगा, इनका क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। कैसे होगा, Na प्लस, ओके, OH माइनस, इस तरीके से, या यहाँ पे H प्लस, या यहाँ पे Cl माइनस, ये भी बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे कितना होगा, एन फैक्टर 1 रहेगा। अब देखिए आपने E निकाल लिया, कितना आया 49, वेट आपको दे रहा था 4.9, यहाँ पे आप कितना लिखोगे 49, कितना वो यहाँ पे 500 ml है, ऊपर कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओके। n इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये आपका 0.1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 0.2 नॉर्मल। आपका फिर कौन सा ऑप्शन सही है, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखिए, कैसे आपको सॉल्व करना है, सारी चीजों को आपको समझना है, ओके। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं, ओके। चलिए, आइबुप्रोफेन एक्ट बाय इनहिबिटिंग व्हिच एंजाइम, ठीक है। आइबुप्रोफेन जो है वो किस एंजाइम, एक्ट बाय इनहिबिटिंग द व्हिच एंजाइम, किस एंजाइम के द्वारा इनहिबिट की जाती है, ये चीज यहाँ पे समझनी है आपको। अब आप देखिए आइबुप्रोफेन आपकी किस क्लास की ड्रग है, पहले तो आपको क्लास पता होना चाहिए, किस क्लास की है, आपकी नसेट क्लास की यहाँ पे ड्रग है। किस पे काम करती है, किस पे काम करती है, ये कॉक्स पे काम करती है, लॉक्स पे काम करती है, जेंथिन ऑक्सीडेज, या यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज पे काम करती है, किस पे काम करती है आपकी आइबुप्रोफेन, तो आइबुप्रोफेन आपकी काम करती है यहाँ पे कॉक्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे जल्दी से बताइएगा कमेंट में कि यहाँ पे सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर ड्रग्स के नाम लिखिएगा आप, कौन सी होती हैं सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, वो आप यहाँ पे मुझे बताइए कमेंट में कौन सी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। कौन सा, आपका कॉक्स, ओके। लॉक्स देखिए, लॉक्स जो आपका होता है वो क्या होता है, पाथवे फॉर द, किसके लिए होता है, लिकोट्राइंस के लिए होता है, आइबुप्रोफेन के लिए नहीं होता है। जेंथिन ऑक्सीडेज टारगेट फॉर द एलोप्यूरिनल, ये चीज आप जानते होंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि जो गाउट होता है, ठीक है, गाउट का यहाँ पे दूसरा नाम क्या होता है, और गाउट को हम क्या कहते हैं, जो गाउट होता है, गाउट का यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं सेकेंड नेम क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप, बताइए इसका सेकेंड नेम क्या होता है, कमेंट में मुझे बताइएगा क्या होता है इसका नेम, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गाउट को और क्या बोलते हैं, पोडेग्रा बोलते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। कभी कभी आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए पोडेग्रा किसको बोलते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि गाउट को क्या बोलते हैं, हम पोडेग्रा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद चलिए, विच माइक्रोस्कोपी टेक्निक इज यूज्ड टू कंफर्म स्टेरिलिटी ऑफ एन ऑटोक्लेव लोड, ओके। अब देखिए ऑटोक्लेव से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ऑटोक्लेव से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको ऑटोक्लेव बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, उसके टेम्परेचर को, उसके प्रेशर को भी। अब यहाँ पे पूछा गया है विच माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, किसमें, स्टेरिलिटी को कंफर्म करने के लिए, किसमें, ऑटोक्लेव लोड में। तो देखिए टर्बिडिटी टेस्ट होता है, इंडोस्पोर स्ट्रिप टेस्ट, या पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप, या डोजेस वाइल कलर चेंज, कौन सा होता है आपका, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन बी है वो इस जगह पे क्या है, आपका सही है, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए कौन सा था आपका, इंडोस्पोर स्ट्रिप, किसके, बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, किसके लिए, यहाँ पे इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। नो ग्रोथ आफ्टर ऑटोक्लेविंग, स्टेरिलाइजेशन आपका क्या बोलेगा, इफेक्टिव है। अगर आपकी ग्रोथ प्रेजेंट है मतलब आपकी ऑटोक्लेविंग क्या हो गई, फेलियर हो गई, ठीक। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और चीज समझते हैं। और ये देखिए आपका नेक्स्ट है टर्बिडिटी टेस्ट, ठीक है, यूज्ड फॉर द चेकिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, नॉट स्टेरिलिटी ऑफ ऑटोक्लेविंग लोड, पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप ओनली सोच पीएच चेंज नॉट स्टेरिलिटी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, डोजेस वाइल कलर चेंज, केमिकल इंडिकेटर नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एज ऑफ पेशेंट बोर्न ऑन 12 अप्रैल 1995 एज 20 दिसंबर 2024। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको ध्यान देना है ईयर्स पर, ठीक है। सबसे पहले आप ईयर्स को लिख लीजिए और यहाँ पे 2024,
ठीक है। अब देखिए इनके बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 29 ईयर्स का डिफरेंस है। कितना? 29 ईयर्स का यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। जब 29 ईयर्स का यहाँ पे डिफरेंस है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको जो मेन चीज करनी है वो आपको सबसे पहले देखिए, आप आंसर देखिए 30 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही आपने पता लगा लिया, 30 तो आप काट दीजिए। अब आपको खेल करना है इन दो में। अब आप देखिए यहाँ पे डेट कितनी थी, 12 अप्रैल बोले तो मतलब कौन सा, 4th, और यहाँ पे दिसंबर का मतलब 12, तो मतलब कितने मंथ का अंतर है इसमें, 8 मंथ का यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं 29 ईयर 8 मंथ्स तो ठीक है, लेकिन कुछ डेज का भी फर्क है, लेकिन यहाँ पे डेज में तो पूछा नहीं गया है, तो इसको आप क्या करिए, मंथ्स पे ही छोड़ दीजिए। तो आपका जो बी ऑप्शन रहेगा इस जगह पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। 29 ईयर्स 8 मंथ्स, ठीक, ये यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। ये देखिए आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज एन एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सी ड्रग आपकी जो है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो किसमें यूज की जाती है, एनेस्थीसिया में यूज की जाती है। कमेंट में आप मुझे बताइए एनएमडीए की फुल फॉर्म, एनएमडीए की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, कीटामीन, प्रोपोफॉल, मिडाजोलम या थायोपेंटल, ठीक है। तो कौन सा होगा इस जगह पे आपका ऑप्शन करेक्ट, वो होगा आपका कीटामीन, ठीक है। आप यहाँ से पढ़िए, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कीटामीन। प्रोपोफॉल जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका गावा एगोनिस्ट होता है। मिडाजोलम क्या होता है, आपका गावा ए मॉड्यूलेटर होता है। और थायोपेंटल होता है आपका गावा ए एगोनिस्ट होता है, लेकिन किसका, यहाँ पे बार्बिट्यूरेट्स का, ओके। अब ठीक है, चलिए अब दो यहाँ पे आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है, बार्बिट्यूरेट्स, ठीक है, और बेंजोडायजापीन्स में क्या डिफरेंस होता है, इनके मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। बार्बिट्यूरेट्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और कहाँ पे ड्यूरेशन, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए, और आपको नहीं पता है तो आप इसको पढ़िए यहाँ पे कि बार्बिट्यूरेट्स की यहाँ पे क्या मैकेनिज्म रहती है और बेंजोडाइजापीन्स की, इनकी मैकेनिज्म में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, इन्हीं दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ती है, यहाँ पे ड्यूरेशन किसकी बढ़ती है, इन्हीं चीज में आप कंफ्यूज रहते हैं। मैं नहीं बताऊंगा आपको, कि आप देखिए और आप इसको समझिएगा, क्योंकि मैं बता दूंगा फिर आप भूल जाएंगे, और इसलिए आपको यहाँ पे ट्रिक बनानी है और सोच के आपको याद करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, फार्माकोपियल ग्रेड एक्सिपिएंट्स आर लिस्टेड अंडर व्हिच चैप्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फार्माकोपियल का आपने जैसे ही नाम सुना तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो न्यू फार्माकोपिया आई है वो उसका एडिशन क्या है, ठीक है। देखिए नंबर ए यहाँ पे क्या है, जनरल नोटिस, या यहाँ पे जनरल मोनोग्राफ, या जनरल चैप्टर, या यहाँ पे क्या है, ड्रग सब्सटेंस। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स क्या है, आपका जनरल मोनोग्राफ्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इन क्वेश्चंस को जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर आप उनके आंसर को नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में आप मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पे आपको सारे आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। क्या होगा, जनरल मोनोग्राफ्स, ठीक है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर देखिए जनरल नोटिस, जनरल नोटिस क्या होता है, ये रूल्स फॉर द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन फॉर फार्माकोपिया। और जनरल चैप्टर्स क्या होते हैं, टेस्ट मेथड, प्रोसीजर एंड एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं। ड्रग सब्सटेंस क्या होता है, मोनोग्राफ फॉर द एक्टिव ड्रग ओनली नॉट एक्सिपिएंट्स। देख लीजिएगा आप, कहीं भी अगर ड्रग सब्सटेंस के बारे में पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा उसमें एक्सिपिएंट्स के बारे में बात नहीं आती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल 19% is needed to prepare 500 ml of 70% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, किससे है, आपका एलिगेशन मेथड है, ठीक है, एलिगेशन मेथड। देखिए एलिगेशन मेथड में आपको बता रहा हूं, इसके साथ साथ आपको ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ भी आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अभी आगे क्वेश्चन मिलता है अगर ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ तो मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करता हूं, अभी आपको इसको मैं सॉल्व कराता हूं। ये देखिए कितना था आपका 90%, ठीक है। ये क्या है आपका एल्कोहल, यहाँ पे आपका वाटर हो जाएगा 0%, कितना रिक्वायर्ड है आपको 70% की, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 70 माइनस 0, 70 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 90 माइनस 70 टू 20, ठीक है। कितना, क्या पूछा गया है, एल्कोहल की बात की गई है, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, रिक्वायर्ड एल्कोहल। तो क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एल्कोहल में कितने की जरूरत है, 70 मल्टीप्लाइड बाई 500 डिवाइडेड बाई 90। मैं आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, रिक्वायर्ड एल्कोहल
इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो हो जाएगा, देखिए अभी कितना था 70 था और क्या था यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाई 90, आपसे आप करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके ये 35 में, ठीक है, 9 अप्रोक्स आप यहाँ पे कितना कर दीजिए, लगभग आप 10 करके देख लीजिए, ठीक है, तो आपका लगभग कितना 350 के आसपास ये आंसर आपका आना चाहिए। मैंने अप्रोक्स कर दिया है, 350 के आसपास ये आंसर आपका आना चाहिए। तो देखिए 350 के आसपास कोई आंसर है, ठीक है, 350 नहीं, यहाँ पे देखिए अब आपको दो आंसर इस तरीके के दिख रहे हैं कि यहाँ पे 333 होगा या 389 होगा। तो अब आपको इसको सही से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो आपने किया था 70, ठीक है, ये आपका क्या था 500, यहाँ पे क्या था ये 90, अब देखिए यहाँ पे 35, ठीक है, लगभग कितना जाएगा, अब आप देखिएगा यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, ठीक है, लगभग आपका 11 के आसपास ये बनेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको 11, ठीक है, लगभग 385 के आसपास निकल रहे हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है इस जगह पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, आपका क्या रहेगा 389 ml यहाँ पे रहेगा। देखिए अभी मैं राउंड ऑफ करके आपको क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन अब आपने एक चीज यहाँ पे देखी कि आपको क्या 333 में लगभग दो तरीके के आंसर है, फिर आपको एक राउंड ऑफ में आंसर नहीं मिलेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सही से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फिर भी मैंने राउंड ऑफ करके ही निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिएगा, बट यहाँ पे निकल जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल्ड एच ड्रग इंडिया, ठीक है। अब क्या है, इसमें से क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल्ड एच ड्रग, इसमें से कौन सी शेड्यूल एच ड्रग नहीं है, एमोक्सिसिलिन, ठीक है, रेनिटिडीन, पैरासीटामोल या कार्बामाजेपिन, कौन सी नहीं होगी यहाँ पे, तो आपका जो पैरासीटामोल है वो यहाँ पे आपकी शेड्यूल एच ड्रग नहीं होगी, ठीक है। पैरासीटामोल आपकी किस में आती है, ओटीसी ड्रग आती है, बाकी सारी आपकी शेड्यूल एच में है, ओके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ मेजरिंग व्हिच फार्माकोलॉजी पैरामीटर, ठीक है, कौन सा होता है, फार्माकोकाइनेटिक का, फार्माकोडायनामिक का, बायोअवेलेबिलिटी या हाफ लाइफ, तो कौन सा होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन आपका होता है किसके लिए, फार्माकोकाइनेटिक के लिए, ये फार्माकोडायनामिक के लिए, सॉरी, किसके लिए होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, आपका प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट होता है, सॉरी, डायनामिक के लिए होता है, ठीक है, आपका किसके लिए रहता है, फार्माकोडायनामिक के लिए होता है, और जो आपका फार्माकोकाइनेटिक होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ये आप इसमें क्या होता है, एडीएम ही होता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। जो आपका प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट होता है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, इसमें बेसिकली क्या मेजर किया जाता है, इसमें इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, इसमें इफेक्ट ऑफ ड्रग का आप जो होता है वो बॉडी पे चेक किया जाता है, तो किस में आएगा, ये फार्माकोडायनामिक में आएगा, सॉरी, ठीक। चलिए ये समझते हैं, 50 tablet each containing 5 mg drug were found the average weight 0.2 gram and average content 4.9 mg, calculate the uniformity of dosage unit, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपका यूनिफॉर्मिटी डोजेज कब किया जाता है, और आपका देखिए जब भी आप देखिए, मैं इसके एक्सप्लेनेशन से आपको समझाता हूँ, रुकिए, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब भी आपका टैबलेट हो, ठीक है, अगर उसका वेट 25 mg से क्या हो जाए, यहाँ पे कम हो जाए, लेस देन कितना हो जाए 25 mg, ठीक है, तो आप याद रखिएगा उस जगह पे उसका क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी डोजेस यूनिट ही वहां पे चेक किया जाएगा, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी चेक की जाएगी, उस जगह पे वेट वेरिएशन टेस्ट चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो लेवल क्लेम कर रहा था वो कितना था, यहाँ पे 5 mg क्लेम कर रहा था, और यहाँ पे आपको एवरेज कितना मिला था 4.9, तो आप सीधी सी बात है, कैलकुलेट परसेंटेज लेवल क्लेम आपको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना है, आपको जितना एवरेज वेट मिल रहा है और जो दिया गया है उससे आप क्या कर दीजिए, डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी कितनी है, और आईपी एक्सेप्टेबल रेंज होती है आपकी 85 से 115, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले हम एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसकी रेंज क्या रहती है 85 से 115 रहती है, तब क्या है कि अगर इस रेंज के अंदर आपका जो ड्रग है, इसके अंदर अगर लेवल क्लेम आपकी जो परसेंटेज है वो आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट पास कर चुकी है, ठीक है। अब आप देखिए,
अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब ऑप्शन आप देखिए, अभी मैं ऑप्शन आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ तो नहीं समझ आता ये चीज, बट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, मीट्स आईपी लिमिट, फेल्स ड्यू टू वेट वेरिएशन, क्योंकि वेट वेरिएशन तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। फेल्स टू कंटेंट वेरिएशन, या यहाँ पे क्या लिखा है ये इनडिटर्मिनेट, ठीक है। इनडिटर्मिनेट तो ऑप्शन ही हटा दीजिए। यहाँ पे सीधी सी बात है, वेट वेरिएशन आप करेंगे नहीं तो, और कंटेंट वेरिएशन भी नहीं आएगा। यूनिफॉर्मिटी में ही आईपी लिमिट को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, क्योंकि ये ड्रग क्या है 25 mg से कम है, ओके। इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका समझाया, ठीक। चलिए, which vitamin is synthesized by स्किन ऑन सन एक्सपोजर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। विटामिन ए, विटामिन डी या के या विटामिन B12, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि यहाँ पे विटामिन डी होता है। अब साथ साथ में देखिए, यहाँ पे यही नहीं समझना है, साथ साथ में आपको ये भी समझना है कि इनसे होने वाली डिजीज के बारे में, ठीक है। विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है, विटामिन डी से कौन सी डिजीज होती है, के से, ठीक है, और विटामिन B12 इनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, इन बातों को आपको पढ़ना है, ठीक। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, चलिए, ठीक है। उसके जेंसियन वॉयलेट इज प्राइमरली यूज्ड एज, कैसे यूज होता है ये, टॉप एंटीवायरल एजेंट, या यहाँ पे टॉपिकल एंटीसेप्टिक, या यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, या यहाँ पे डोरल ओरल डिसइंफेक्टेंट, किसकी तरह यूज होती है ये, आपकी टॉपिकल एंटीसेप्टिक की तरह यहाँ पे यूज होती है, टॉपिकल एंटीसेप्टिक की तरह ये यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। A patient is prescribed 0.3 mg digoxin daily. Okay, the available tablet are 0.125 mg each. How many tablet per dose? ठीक, कितनी थी प्रिस्क्राइब्ड 0.3, ठीक है। अवेलेबल कितनी है 0.5, ठीक है। कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पे, लगभग आपका आएगा 2.3 और 2.4 के आसपास आएगा, ठीक है। लगभग इस तरीके का ऑप्शन ये आपके पास आएगा, लगभग कितनी 2.3 या 2.4, ठीक है। तो इस तरीके का ऑप्शन इसमें कौन सा है, ए, बी या सी, डी। तो देखिए, आप 2 पॉइंट में तो नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आपका क्या ऑप्शन होगा इस जगह पे, ए ऑप्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2.4, हाँ 2.4 के आसपास ये निकल रहा है, लेकिन 2.4 तो स्प्लिट नहीं हो सकती, तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 टेबलेट को ही यहाँ पे पर डोज सही मानोगे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, एन इमरजेंसी ड्रग एडमिनिस्टर्ड आईवी फॉर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन कौन सी होती है, अमेड्रॉन होती है, एडिनोसिन होती है, एड्रेनालिन या एटिनोलोल, ठीक है। तो इमरजेंसी में कौन सी दी जाती है, आपको अमेड्रॉन दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अमेड्रॉन आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। एडिनोसिन कब दी जाती है, यूज्ड फॉर द एसपीटी, नॉट इन किसमें, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में नहीं देते। एड्रेनालिन कब दिया जाता है, यूज इन द कार्डियक अरेस्ट, बट नॉट द स्पेसिफिक एंटी फाइब्रिलेटरी ड्रग, स्पेसिफिक नहीं है। और ये एटिनोलोल तो यूज ही नहीं करते हैं, किसमें, कार्डियक अरेस्ट में यूज ही नहीं करते हैं, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कोडिंग टू मॉर्फिन, कौन सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, 3A4, 2D6 या 1A2 या मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, कौन सा रहता है कोडिंग टू मॉर्फिन। तो यहाँ पे कोडिंग टू मॉर्फिन में जो होता है वो होता है आपका C/P 2D6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, C/P 2D6। अब यहाँ पे C/P का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, D का मतलब 6 का मतलब क्या होता है, ये तो होता है यहाँ पे साइटोक्रोम, ओके। ये क्या रहती है, इसकी फैमिली होती है। डी क्या होती है, इसकी सब फैमिली होती है। और यहाँ पे 6 क्या होता है, ये आपका आइसो एंजाइम। साथ साथ में इन चीजों को भी पढ़ते रहिए कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है और 6 का मतलब क्या है। इसी तरीके से जैसे आप मान लीजिए ये जो 3 या 4 है, इसमें भी है कि फैमिली कौन है, सब फैमिली और आइसो एंजाइम, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ दीज इज अ जिलेटिन कैप्सूल सेल कंपोनेंट्स, नो नो नो, विच ऑफ दीज इज अ, यहाँ पे जिलेटिन नहीं होगा, इस जगह पे रहेगा प्राइमरी कंपोनेंट पूछा गया है, ठीक है। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल सेल, जिलेटिन नहीं, जिलेटिन तो ही इसका कोई नहीं, ये आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, बट कोई नहीं,
ठीक है, विच ऑफ दीज इज अ प्राइमरी कंपोनेंट, यहाँ पे पूछा गया है प्राइमरी कंपोनेंट कौन है, कैप्सूल सेल कंपोनेंट, जो आपका प्राइमरी कंपोनेंट है वो कैप्सूल सेल का कौन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, सेलैक, जिलेटिन या मिथाइल सेलुलोज या आइसो प्रोपाइल माइस्टेट। तो आपका जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, जिलेटिन होता है, ये बात आप याद रखिए, कैप्सूल तो वैसे भी जिलेटिन से मिलकर बने होते हैं, तो इसी के लिए क्या है, इसका ये प्राइमरी कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। सेलाक का किसका काम होता है, यूज इन द एंट्रिक कोटेड में यूज करते हैं, लेकिन कैप्सूल में इसका कोई यूज नहीं होता है। मिथाइल सेलुलोज यूज इन द कोटिंग एंड द सस्पेंशन में यूज होता है। आइसोप्रोपाइल माइस्टेट का यूज क्या होता है, ये लुब्रिकेंट, ठीक है, पेनिट्रेशन एनहांसर, नॉट अ सेल मटेरियल, सेल मटेरियल बिल्कुल नहीं होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। सेलाक का तो यूज आप जानते हैं किसमें करते हैं, एंट्रिक कोटेड टैबलेट में किया जाता है, ठीक। चलिए, द एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूटाल्डिहाइड प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग, क्या करता है यहाँ पे, देखिए, एंटीवायरल एक्टिविटी या बायोसाइडल सिस्टलाइजेशन या यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी या ओरल बायोअवेलेबिलिटी, क्या करता है यहाँ पे ग्लूटाल्डिहाइड में जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो क्या करता है, आपकी जो बायोसाइडल स्टेलाइजेशन होता है यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी को क्या करता है, स्ट्रांगली यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस 2 4 12 48 240 व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे काफी सिंपल है, देखिए आप 2 4 12 48 या 240। अब एक चीज आप याद रखिएगा, देखिए ऐसा नहीं कि आपसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल भी पूछे जाते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि टाइम कम होता है, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे तो क्या होता है, इन्हीं से आपको क्या होता है, टाइम बचाना होता है अपने टफ क्वेश्चन के लिए। 2 2 2 जा 4 4 यहाँ पे 3 जा या यहाँ पे 4 जा 48 या 5 कितना हो जाएगा 240 या यहाँ 240 का 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1440, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ये यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक। चलिए, विच ड्रग इज नॉट अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, समझ सकते हैं यहाँ पे कौन सा है, सेप्टायोक्सेन, एस्टियोनम, एरिथ्रोमाइसिन, इमिपीनम, कौन सा होगा, बीटा लैक्टम एंटी नॉट पूछा गया है, कौन सा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या रहता है आपका, माइक्रोलाइट होता है, क्या रहता है आपका, माइक्रोलाइट्स होता है एरिथ्रोमाइसिन, बाकी आपकी सारी ड्रग क्या है, बीटा लैक्टम ड्रग है, ओके। चलिए, ये क्या है कि मैंने आपको पहले बता दिया, सेप्टाइक्सोन आपकी सिफेलोस्पोरिन, एस्टियोनम आपका मोनोबैक्टम, और जो आपका इमिपीनम होता है कार्बापीनम होती है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, ओके। अ फार्मेसी स्टूडेंट शुड अप्लाई टू रजिस्ट्रेशन अंडर व्हिच एक्ट, ये काफी सिंपल है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, फार्मेसी एक्ट, एनडीपीएस या पॉइजन एक्ट, ठीक है, किसमें करता है, ये बात बहुत सिंपल है, किसमें करता है, आपके फार्मेसी एक्ट में करता है। और देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, एनडीपीएस एक्ट कब आया, ये आपको पता होना चाहिए, पॉइजन एक्ट कब आया, ठीक है, इस चीज को भी आप कमेंट में मुझे बताइए कि एनडीपीएस एक्ट कब आया, एनडीपीएस एक्ट जो है वो कब आया, ये चीज आप मुझे बताइए कमेंट में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इथेनॉल इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट इन द फार्मास्यूटिक्स, किस टाइप का सॉल्वेंट है इथेनॉल, को सॉल्वेंट है, इमल्सिफायर है, वेटिंग एजेंट है या सस्पेंडिंग एजेंट है, क्या है यहाँ पे, तो आपका जो इथेनॉल होता है वो क्या होता है आपका एज अ को सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन फार्मास्यूटिक्स इथेनॉल इज कॉमनली यूज्ड एज द को सॉल्वेंट, किस लिए, को सॉल्वेंट का काम क्या होता है, ये क्या करता है, हेल्प्स डिसॉल्व ड्रग, ठीक है, ये क्या करता है, उन ड्रग्स को डिसॉल्व करता है जो क्या होता है, दैट आर पोरली सॉल्युबल इन द वाटर, जो वाटर में क्या होती हैं, पोरली सॉल्युबल होती हैं, उनके साथ क्या करता है, इथेनॉल वाटर के साथ मिक्स करके उन ड्रग को बहुत ही इजीली क्या करता है, डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। इमल्सिफायर क्या होता है आपका, यहाँ पे ट्विन और स्पेन होते हैं, वेटिंग एजेंट कौन से क्या होते हैं, एल्कोहल्स इन सम कॉन्टेक्स्ट बट क्लासिफाई नॉट इथेनॉल हियर, ठीक है, वेटिंग एजेंट इथेनॉल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक। चलिए, सस्पेंडिंग एजेंट ट्राइकाकेंथ एंड सीएमसी, यहाँ पे आप इसके एग्जांपल भी हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो आपके लिए एनाफाइलेक्टिक शॉक में बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है, नंबर 1 एट्रोपिन, एड्रेनालिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन या क्लोरफेनिरामिन, ठीक है, कौन सी है आपके जो एनाफाइलेक्टिक शॉक में बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है, एट्रोपिन है, एड्रेनालिन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है
या क्या है आपकी क्लोरफेनामिन है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो है आपका बी, एड्रेनालिन। इपिनेफ्रिन जो होता है वो आपकी एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ड्रग है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़िएगा, ये देखिए एड्रेनालिन जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टीम स्टरलाइजेशन एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट रिक्वायर्स अ प्रेशर ऑफ कितना, 1 atm, 15 psi, अप्रोक्सीमेटली 2 atm। ठीक है, या 30 psi या वैक्यूम, क्या होता है यहाँ पे, तो आपका जो बी ऑप्शन है 15 psi यहाँ पे आपका प्रेशर रिक्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे याद करिएगा। ओके, ये देखिए ठीक है, स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन कंडीशन क्या होती है यहाँ पे 121 फॉर द 15 मिनट एट 15 psi। ये भी आप याद रखिएगा कि कितना टेम्परेचर 121 यहाँ पे टेम्परेचर है, कितने मिनट के लिए 15 मिनट, कितना प्रेशर 15 psi जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 atm कभी भी आपका क्या है इतना टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं सकता। ओके, 30 psi टू हाई फॉर द स्टैंडर्ड ऑटोक्लेविंग, बहुत ज्यादा है। वैक्यूम अपोजिट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये तो क्या है मतलब एक तरीके से वैक्यूम क्या है, वैक्यूम जितना जरूरत होता है उस हिसाब से अप्लाई किया जाता है। ये तो बात ही अलग हो गई यहाँ पे, आप ऐसे याद रख सकते हैं 121 15 15 रूट 121 क्या था आपका टेम्परेचर था, 15 क्या था मिनट था, टाइम था 15 आपका, और 15 साथ साथ में क्या था यहाँ पे प्रेशर था। चलिए स्टेटमेंट ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स हैव हार्ट्स व्हाट, तो क्या होगा, सारे ड्रग क्या है, सारे ऑल डॉग्स आर मैमल्स क्या है मतलब यहाँ पे जितने भी आपके कुत्ते हैं वो क्या है यहाँ पे मैमल्स हैं। ठीक है, और ऑल मैमल्स हैव हार्ट्स, और जितने भी मैमल्स हैं वो क्या रखते हैं, हार्ट रखते हैं। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जितने भी कुत्ते हैं उनके पास भी क्या होगा, हार्ट होगा। ये इसका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं, ऑल डॉग्स हैव हार्ट, ठीक है, नो डॉग्स हैव हार्ट, या सम डॉग्स हैव हार्ट्स, या डाटा इनसफिशिएंट। क्यों, सीधी सी बात है, जब मैमल्स के पास हार्ट, यहाँ पे सारे मैमल्स यहाँ पे कुत्ते और कुत्तों के जितने भी मैमल्स हैं सबके पास हार्ट है, तो कुत्तों के पास क्या होगा यहाँ पे हार्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ पे बात कही गई है। आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलिए ठीक है, आइए, अ केमिस्ट एड्स 10 ml of 10% NaOH to 100 ml of 10% HCl, the resulting solution pH will be। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको समझिए आप। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे NaOH को कैटेगराइज करिए। NaOH आपका क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके, और HCl आपका क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आपने क्या किया, देखिए अब जैसे ही आप एसिड जो और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी इसकी कितनी है, 10 ml है, और यहाँ पे इसकी कितनी 100 ml। मतलब जब आप 10 ml NaOH को 10 ml HCl के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जितना भी HCl है वो क्या कर देगा, NaOH को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल मतलब क्या है, सॉल्ट बना लेगा। बचेगा क्या, बचेगा आपके पास यहाँ पे 90 ml HCl आपके पास क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। और अगर HCl रिमेनिंग रह गया तो कंडीशन क्या रहेगी, एसिडिक रहेगी या बेसिक रहेगी। सीधी सी बात है, अगर HCl रिमेनिंग रह गया तो कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पे, एसिडिक रहेगी। देखिए 7 तो न्यूट्रल हो गई, 13 आपकी बेसिक हो गई, 1 ही यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1 ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन इसका लिखा हुआ है, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्या करेगा, 10 ml ही आपका HCl जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा, कितने को, 10 ml NaOH को। फिर उसके बाद HCl कितना बचा रह जाएगा, 90 ml यहाँ पे बचा रह जाएगा। चलिए ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप CONH इज कॉल्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए ईथर लिंकेज, एमाइड लिंकेज, एस्टर या यहाँ पे कीटोन, क्या बोलते हैं CONH को, CONH को हम बोलते हैं एमाइड लिंकेज। बट स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप बता पाएंगे, ठीक है, अगर इस तरीके से कोई आपके से पूछे, अब बताइए ये क्या है, क्या इसको भी आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, एमाइड बोलेंगे, एमाइड है ये, एमाइड है क्या ये, क्या ये एमाइड है, क्या है ये। तो स्टूडेंट्स जब भी कभी भी आपको CONH आपको रिंग में मिले तो आप याद रखिएगा, इसको हम एमाइड नहीं बोलते हैं रिंग में, इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टम, क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम इसको लैक्टम बोलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, रिंग में अगर आपको CONH मिले तो वो लैक्टम होगा, और खुला ऐसे ही किसी आपको चैन में मिल जाए तो आप समझ जाइएगा वो क्या होगा, आपका एमाइड होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
Which of the following is not a route of parental administration? कौन सा रूट यहाँ पे किसका नहीं है, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, ओरल, सबक्यूटेनियस। सीधी सी बात है यहाँ पे, ओरल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के भी कुछ होते हैं आपसे जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे, ओरल रहेगा, ठीक है। चलिए, द रोल ऑफ सोडियम बाइसल्फेट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इज, ठीक है। सोडियम बाइसल्फेट का रोल क्या होता है यहाँ पे, प्रिजर्वेटिव की तरह, एंटीऑक्सीडेंट की तरह, या कोसोल्वेंट, या बफर? तो सोडियम बाइसल्फेट आपका यूज होता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। किसकी तरह यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट। प्रिजर्वेटिव आपके कौन कौन से होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के आप एग्जांपल देख लीजिए, पैराबीन्स, बेंजाइलकोनियम क्लोराइड, या यहाँ पे कोसोल्वेंट, इथेनॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। बफर यहाँ पे फॉस्फेट और सिट्रेट, ओके, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पेशेंट इज 160/100 mmHg, विच क्लास ऑफ ड्रग इज इंडिकेट? आप किसी भी पेशेंट की अगर इतनी बीपी है तो आप उसको कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, वैसोडाइलेटर, या क्या देंगे उसको, डायरेटिक देंगे? क्या देंगे आप उसको, तो आप उसको प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे एस इनहिबिटर, ठीक है। क्या देंगे, एस इनहिबिटर देंगे, जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, ओके। जो आपका बीटा ब्लॉकर है वो क्या है, नॉट फर्स्ट लाइन, बिल्कुल भी। नाइट्रोप्रोसाइड, ये क्या होता है, हाइपरटेंशन इमरजेंसी में यूज होता है, ठीक है। स्पाइरोलेक्टोन मेनली फॉर द रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में यूज होता है, हार्ट फेलियर या तो फिर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में यूज होता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज अ पार्किंसन डिजीज ड्रग? कौन सी है इसमें से, कार्बिडोपा, यहाँ पे लिवोडोपा, या फ्लोक्सेटिन, डाइजापाम, या फेलोडिपिन? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए है, वो आपका करेक्ट है। कार्बिडोपा, लिवोडोपा यहाँ पे क्या है, आपकी पार्किंसन में यूज होती है, ठीक। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। फ्लोक्सेटिन क्या है, आपकी एंटी डिप्रेसेंट है। डाइजापाम क्या है, आपकी बेंजोडाइजापिन। और फेलोडिपिन आपकी क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, व्हिच चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट? ठीक है, कौन से चैप्टर के अंतर्गत फार्मेसी एक्ट में आप क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। एज अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, किसमें, चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में, या 6 में, या 7 में? किस चैप्टर में कराते हैं, तो आपका जो चैप्टर 5 होता है उसमें आप अपना क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं एज अ फार्मासिस्ट, ओके, ठीक। ये है यहाँ पे, चाहिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम? ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस किसकी वजह से होता है, माल्टेज की वजह से, सुक्रेज, या यहाँ पे लैक्टेज, या एमाइलेज, किसकी वजह से? तो यहाँ पे लैक्टोज इंटॉलरेंस आपका होता है किसकी वजह से, लैक्टेज की वजह से। आप लैक्टोज से लैक्टोज से सीधा निकाल सकते हैं आंसर, यहाँ पे क्या आएगा आपका, लैक्टेज आएगा, ओके। चलिए, पे लिखा हुआ माल्टेज किसके लिए होता है, आपका डाइजेस्ट माल्टोज के लिए। सुक्रेज किसके लिए होता है, सुक्रोज के लिए। एमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च। देखिए, ये चीज आपको याद रहेगी, माल्टोज से माल्टेज याद रहेगा आपको, ठीक है। सुक्रोज से आपको सुक्रेज याद रहेगा, बट आपको यहाँ पे स्टार्च के डाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा होता है, अमाइलेज, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इन ड्रग स्टेबिलिटी टेस्टिंग द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी कंडीशन इज टिपिकली, ठीक है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग में अब आपकी यहाँ पे अब आपको स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है वो आप बहुत अच्छे ढंग से सारी चीज को रीड करिएगा स्टेबिलिटी टेस्टिंग से। लेकिन एक्सेलरेटेड कंडीशन की कौन सी होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 60% यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 30, 40 या 50, कौन सी होती है? तो एक्सेलरेटेड की जो यहाँ पे होती है स्टूडेंट्स, वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्या रहती है आपकी 40 डिग्री क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस ऊपर नीचे एक दो, या आपका 75% या प्लस माइनस 5 क्या रहेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट 346 328 282 218 या 136। तो इनमें से कौन सा होगा आपका ऑड? तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो आपका 282 है, ये यहाँ पे क्या रहेगी, ऑड रहेगी। अगर आप इन सबकी अगर इनको रिवर्स कर दें इनके नंबर को, तो ये 643 हो जाएगा,
ये 823 हो जाएगा, लेकिन ये क्या रहेगा 282 ही रहेगा, ये रिवर्स नहीं होगा, 812 हो जाएगा या 613, तो वो रिवर्स नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या निकल के आएगा, सी निकल के आएगा। ठीक है, ओके। चलिए, विच वन इज एन H1 एंटागोनिस्ट। ठीक है, H1 एंटागोनिस्ट कौन सा है आपका, ओमेप्राजोल है, रेनिटिडीन है, या लोरेटाडिन है, या यहाँ पे आपका सुक्राल्फेट है। तो H1 एंटागोनिस्ट आपका क्या होगा यहाँ पे, H1 एंटागोनिस्ट आपकी होगी यहाँ पे रेनिटिडीन। ठीक है, ओके, नो ओके सॉरी, जो आपका यहाँ पे गलत हो गया ये, सॉरी, जो आपका रेनिटिडीन होता है ये तो आपका H2 होता है। ठीक है, और लोराटिडीन जो होता है ये आपका यहाँ पे H1 रहता है, और जो आपका ओमेप्राजोल होता है ये आपका क्या होता है, PPI होता है। ठीक है, ये चीज़ थी यहाँ पे। ठीक है, आपका लोराटिडीन है ये आपका क्या रहेगा यहाँ पे H1 रहेगा। ठीक, और ये आपका जो रेनिटिडीन होती है H2 रहती है, और आपका सुक्राल्फेट क्या होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट होता है। ये भी आप साथ साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पैरासीटामॉल ओवरडोज इज ट्रीटेड विथ। ठीक है, पैरासीटामॉल का जो ओवरडोज होता है वो किससे ट्रीट करते हैं आप, यहाँ पे विटामिन के से, या N-एसिटाइलसिस्टीन से, या यहाँ पे प्रोटामीन सल्फेट से, या यहाँ पे क्या होता है एट्रोपिन से, किससे करते हैं आप यहाँ पे पैरासीटामॉल ओवरडोज का किससे ट्रीट करते हैं आप, N-एसिटाइलसिस्टीन से। का जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है करेक्ट है। ओके, विटामिन के होता है यूज्ड फॉर द एंटीकोगुलेंट। ओके, प्रोटामीन सल्फेट एंटीडोट फॉर हेपेरिन होता है, और एट्रोपिन आप ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं। ये चीज मैंने आपको अभी एट्रोपिन से डिस्कस किया था, आपसे एक क्वेश्चन। ओके, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल इज एन इंजेक्शन एक्ट एज। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है, स्टेबलाइजर की तरह, कोसोल्वेंट, या पीएच एडजस्टर, या विस्कोसिटी एनहांसर, किसकी तरह वर्क करता है यहाँ पे, कोसोल्वेंट की तरह वर्क करता है आपका यहाँ पे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, किसकी तरह वर्क करता है यहाँ पे, कोसोल्वेंट की तरह ये यहाँ पे वर्क करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन फॉर एंटीबायोटिक्स। ठीक, एंटीबायोटिक्स के फर्मेंटेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविशी, बैसिलस सब्टाइलिस, यहाँ पे पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, या एस्चेरिचिया कोलाई। जब एंटीबायोटिक की बात की जाती है तो वहाँ पे कौन सा यूज होता है आपका पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ओके, आपका सी ऑप्शन इस जगह पे क्या है आपका करेक्ट है। ओके, ठीक है, अब आपका सैक्रोमाइसिस जो सेरेविशी है वो कहाँ यूज करते हैं, एल्कोहल और ब्रेड फर्मेंटेशन में आपका यूज किया जाता है। बैसिलस सब्टिलिस किस में यूज होता है, यूज्ड इन द एंजाइम प्रोडक्शन में यूज होता है। और एस्चेरिचिया कोलाई कहाँ यूज करते हैं आप, यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। देखिए चारों चीजें आपको क्लियर हो गई। एंटीबायोटिक में पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, और यहाँ पे आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज्ड इन एल्कोहल, बैसिलस सब्टिलिस यूज होती है एंजाइम प्रोडक्शन में, और आपका एस्चेरिचिया कोलाई होती है आपके रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, ठीक है, ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। क्या है ये, डाइज़ेपाम इज क्लासिफाइड अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एनडीपीएस। ठीक है, डाइज़ेपाम किस क्लास के अंतर्गत आती है, आपके शेड्यूल एच में आती है, या आपके यहाँ पे जो आपका क्या है ये शेड्यूल जी में आती है, शेड्यूल एक्स में आती है, या आपके शेड्यूल आई में आती है, किस में आती है यहाँ पे डाइज़ेपाम, तो डाइज़ेपाम जो है वो आपकी किस में आती है यहाँ पे शेड्यूल एक्स में आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं। 7.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिसॉल्व्ड टू मेक 250 ml सॉल्यूशन, व्हाट इज द परसेंट, यहाँ पे क्या होगा आपका, कितना पूछा गया है यहाँ पे, वेट बाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पे पूछी गई है, कितना डिसॉल्व किया गया है 7.5 ग्राम को, कहाँ पे आपका डिसॉल्व किया जा रहा है 250 ml में। तो आप परसेंटेज निकालोगे तो कैसे करोगे, 7.5 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 250, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई आप 100 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे रहेगा इक्वल टू 3%।
क्या ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे? जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना? 3%। तो आप समझ सकते हैं जब आप इनको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आप यहाँ से आप निकालते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाता है? आपका आंसर मिल जाता है। कितना आएगा आपका आंसर? 3% आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। Which of the following is not a licensed route of vaccine administration? कौन सा यहाँ पे licensed route नहीं है? नंबर 1 यहाँ पे इंट्राडर्मल, इंट्रानेजल या सबक्यूटेनियस या ओरल, कौन सा होगा? तो आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या रहेगा आपका? यहाँ पे नॉट लाइसेंस्ड रूट रहेगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या रहेगा? आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इंट्राडर्मल किसके लिए होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे बीसीजी और रेबीज के लिए, इंट्रानेजल लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, सबक्यूटेनियस किसके लिए होता है? मेजल्स या यहाँ पे बैरिसेला वैक्सीन के लिए यूज होता है, और ओरल आपका ओपीवी, यहाँ पे रोटा वायरस, इनके लिए मोस्टली यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको देखिए आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और मिल गया कि यहाँ पे बीसीजी वैक्सीन किस रूट से देते हैं, रेबीज की वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, इंट्रानेजल वैक्सीन आपकी जो होती है, अरे नहीं, आपकी जो इन्फ्लुएंजा वायरस की जो वैक्सीन होती है वो आपकी किस रूट से दी जाती है? इंट्रानेजल रूट से। ठीक है, आपका जो सबक्यूटेनियस रूट से कौन सी मीजल्स और वेरिसेला वैक्सीन होती हैं वो दी जाती है। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एज इन ईयर्स ऑफ someone born in 1 Jan 1985 as 1 Jan 2020। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, 1 जैन की बात यहाँ पे और यहाँ पे भी 1 जैन दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है? 1985 है और क्या है ये 2025, कितने साल का यहाँ पे अंतर हो रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ईयर्स का हो रहा है यहाँ पे डिफरेंस? 40 ईयर का यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? डिफरेंस हो रहा है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे? सही है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आपको हम बताते हैं। A drug A has a half life of 4 hours. After 12 hours, the remaining percentage of drug is। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? एक आपका कोई ड्रग है, हाफ लाइफ ऑफ 4 आवर्स। ठीक है, एक जैसे कि आपने 4 घंटे, ठीक है, फिर उसका हाफ लाइफ कितना है? 4 घंटे दिया गया है। ठीक है, और पूछा कितना गया है कि 12 घंटे बाद वो कितनी हो जाएगी। तो क्या पूछा? 4 घंटे बाद कोई भी ड्रग आपकी एक्स है तो वो क्या हो जा रही है, या ए है, वो क्या हो जा रही है आपकी? 50% हो जा रही है। ठीक है, ओके। अब देखिए 4 घंटे, फिर 4 घंटे के बाद अब ऐसे ही आप ऐड करिए, तो अगर 4 में मल्टीप्लाइड आप 3 का करेंगे तो कितने आप यहाँ पे आ रही है? 4 मल्टीप्लाई जब 3 होता है तो 12 हो जाता है, मतलब बोलेंगे कितने? 3 हाफ लाइफ्स की यहाँ पे बात कही गई है। 3 हाफ लाइफ्स के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? तो फर्स्ट हाफ लाइफ में कितनी हो गई? 50%। ठीक है, और सेकंड, ये देखिए फर्स्ट हाफ लाइफ में उसकी कितनी हो गई वैल्यू? 50%। सेकंड में वो कितनी हो जाएगी? 25%। और थर्ड हाफ लाइफ में उसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी 12.5%। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक तरीके का आपका एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखिए ये यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए। इसके बाद की जो क्लास है वो आपको अनमोल सर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको अनमोल सर यहाँ पे इसके बाद के क्वेश्चन बताएंगे, 50 से लेके 100 तक के क्वेश्चन, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। इसके आगे की क्लास यहाँ पे अनमोल सर कंटिन्यू करेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप इस मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। अभी आपको जो 50 क्वेश्चंस थे वो सचिन सर ने सॉल्व कराए। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। हेलो, मेरा नाम है अनमोल और हम आपके लिए पिछले लास्ट 15 ईयर्स में जितने भी आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम हुए हैं उनके बेसिस पर आपके लिए हमने मॉडल पेपर तैयार किया है। इसी मॉडल पेपर में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे जो आपके आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हम शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, कि एक अगर 20 mg per ml drug solution is labeled 5% weight by volume, is this a correct statement? तो हम अगर देखें कि अगर कोई भी 20 mg per ml की ड्रग सोल्यूशन है तो क्या हम उसको 5% वेट बाय वॉल्यूम के साथ में डिनोट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम सिंपल सा एक चीज देख लेते हैं। हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं 100 ml या 100% के हिसाब से। तो अगर हमको 1 ग्राम की ड्रग
आपके 100 ml में सोल्यूशन में बनाना है तो हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ 1% सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग। अब यहां पर जो हमारा ड्रग का कंसेंट्रेशन दिया गया है वो आपका mg में दिया गया है। अगर हम 1 ग्राम को mg में कन्वर्ट करें तो वो बनेगा आपका 1000 mg आपका 100 ml में, तो ये भी आपका 1% है। लेकिन अगर यहां पर हम देखें कि 1% का कितना बनेगा तो 10 mg इसको हम मान सकते हैं कि 10 mg आपका 100 ml के लिए 1% की तरह एक्ट करेगा। लेकिन हमारा जो ड्रग है, पर्टिकुलर ड्रग जो दिया गया है वो आपका 20 mg दिया गया है। तो अगर हम इसको 20 mg के हिसाब से देखेंगे तो 20 mg 100 ml के लिए आपका बनेगा ओनली 2%। इसको हम 5% के हिसाब से नहीं कैलकुलेट कर सकते या 5% के हिसाब से नहीं कह सकते। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि इसको हम 5% वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से नहीं कह सकते। ये 20 mg पर ml आपका 2% वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से बनेगा और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए सिमिलरली यहाँ पे 5 ग्राम इन 100 ml आपका 50 mg पर ml के हिसाब से बन जाएगा, यानी 20 mg के लिए आपको 20 अगर हम 1000 से वेट बाय वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट करेंगे हमारा परसेंटेज के हिसाब से तो 2% वेट बाय वॉल्यूम आपका ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच लॉ गवर्न्स द डोजेस एंड सेल ऑफ पॉइजन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा लॉ है जो ये गवर्न करता है कि आपके इंडिया के अंदर जो भी पॉइजन्स हैं उसकी आपकी डोजेस और सेल को रेगुलेट किया जाएगा। तो हम पहला देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को हम पढ़ते हैं कि जो भी हमारी ड्रग हैं उनके सेल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका डीएनसी एक्ट रेगुलेट करता है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट आपका इंडिया के अंदर एजुकेशन, लाइसेंसिंग वगैरह के लिए रेगुलेट करता है, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए यहां पर गलत हो जाएगा। तीसरा है ऑप्शन नंबर सी आपका नारकोटिक्स ड्रग एक्ट। नारकोटिक्स ड्रग एक्ट मेनली आपके नारकोटिक्स ड्रग्स यानी कि शेड्यूल एक्स कैटेगरी की जितनी भी ड्रग्स आती हैं उनको रेगुलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। जो पॉइजन को इंडिया के अंदर कंट्रोल करता है वो आपका कंट्रोल करता है पॉइजन एक्ट, जो कि 1919 में आया था, वो आपके इंडिया के अंदर रेगुलेट करता है पॉइजन्स को। तो पॉइजन एक्ट 1919 में आया था, जो इंपोर्ट, पोजेशन, सेल, डोजेस ऑफ पॉइजन इन इंडिया रेगुलेट करता है और इन सब बाकी अलग अलग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देख लेते हैं। कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन ऑफ अ ड्रग अरेंज बाय 6 ड्रॉप्स, ठीक है, और आपका ये कैलकुलेट किया जा रहा है फॉर 1 ml के लिए। ओके, तो यहां पर कैलकुलेट करना है कि आपके 600 ड्रॉप्स या 600 ml 6 आवर्स में कितने हो जाएंगे, यानी कि सिंपल उसमें कहें कि 600 ml आपके 6 आवर्स में कितने ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 120 ड्रॉप या 133 ड्रॉप या 167 ड्रॉप। अगर हम 600 को बेसिकली देखें आपके एक्सप्लेनेशन में तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर हम टोटल वॉल्यूम को कैलकुलेट करें तो टोटल वॉल्यूम आपकी 600 ml है और कितने टाइम पीरियड में जाना है तो आपके 6 आवर्स में डालना है, और ड्रॉप फैक्टर हमने कितना देखा, 6 ड्रॉप आपका पर ml के मतलब 1 ml में आता है। तो इसको हम एक फॉर्मूला ड्रॉप्स पर मिनट और आपका वॉल्यूम कितना है, ड्रॉप फैक्टर कितना है, टाइम कितना लग रहा है, तो अगर हम 6 आवर्स को देखें 60 के हिसाब से तो 360 मिनट्स बनते हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं हम यहां पर देख लेते हैं। वॉल्यूम हमारा 360 के हिसाब से देख लेते हैं, तो अगर हम इसको देखें तो 36,000 यानी कि आपके 36,000 ड्रॉप्स बनती हैं, और 36,000 ड्रॉप्स को अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से देखें तो आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट बनता है वो बनता है आपका 100 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से आपका फ्लो चलेगा आपका इन्फ्यूजन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका कि किसी भी टर्पेनॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स जो कि आते हैं आपके मेजर किए जाते हैं तो उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, यानी कि टर्पेनॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम डिजिटाइज प्लांट सोर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय मेजरिंग। हम क्या चीज मेजर करें जो कि आपके टर्पेनॉइड्स ग्लाइकोसाइड्स के डिजिटाइज प्लांट को डिनोट कर पाए, तो टोटल प्रोटीन, आपका टोटल एस कंटेंट तो प्योरिटी के लिए देखा जाता है। मार्कर कंपाउंड, अगर कोई भी डिजिटालिस ओरिजिन प्लांट है उसकी टर्पेनॉइड ग्लाइकोसाइड्स के हिसाब से देखना है, टोटल ग्लाइकोसाइड कंटेंट देखना है, तो जो उसका पर्टिकुलर मार्कर होता है डाइजॉक्सिन कंटेंट उसके अंदर कितना प्रेजेंट है वो आपका एक्चुअली में देखा जाता है एज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां पर हम देख लेते हैं टर्पेनॉइड्स एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम डिजिटालिस एंड डिजिटाइज्ड प्लांट आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय एस्टिमेटिंग द स्पेसिफिक मार्कर कंपाउंड सच एज डाइजॉक्सिन और टोटल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कंटेंट टू एंश्योर द पोटेंसी एंड कंटेंसी
कंसिस्टेंसी। टोटल एस कंटेंट जो आपका देखा जाता है वो रिलेटेड टू प्योरिटी और अडल्ट्रेशन, नॉट पोटेंसी। मॉइस्चर कंटेंट आपका रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, नॉट द एक्टिविटी देखा जाता है। तो जितने भी डिजिटलाइज प्लांट हैं या डिजिटलिस्ट से ओरिजिन की प्लांट हैं, उनके अंदर एक स्पेसिफिक मार्कर होता है डाइजॉक्सिन। अगर हम उसका कंटेंट देख लें, उसको आइडेंटिफाई कर लें, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ डिजिटाइज प्लांट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपका काफी इजी क्वेश्चन है कि जो आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होता है वाटर का, वो कितना होता है। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टेम्परेचर कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट का आपका वाटर का, उसको हम देख लेते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आरआरबी में कई बार पूछ ले जाते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका वाटर जो है वो बॉयल होने लगता है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 mmHg आपके प्रेशर पर वाटर बॉईल करने लगता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आपके वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच वाइटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज अ नाइट ब्लाइंडनेस। अब एक चीज याद रखिएगा कि आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा ही आपका वाइटामिन से पूछा ही जाता है। तो वाइटामिन तो आपको छोड़ना ही नहीं है। वाइटामिन के सोर्स क्या क्या हैं, वाइटामिन से कौन कौन सी डिफिशियंसी होती है, वाइटामिन की डिफिशियंसी से कौन कौन सी आपकी डिजीज की कंडीशन डेवलप होती है, कौन कौन से सोर्स हैं जो वाइटामिन के लिए लिए जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं विटामिन डी आपके कैल्सीफेरॉल की डिफिशियंसी की वजह से रिकेट्स की प्रॉब्लम डेवलप होती है। रिकेट्स की कंडीशन आपकी विटामिन डी की वजह से होती है। विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल से आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। विटामिन B12 की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, और विटामिन के हमारे ब्लड कोआगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपका विटामिन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये फॉर्मेशन करता है आपके रोडोप्सिन की, जो कि रेटिना में रिक्वायर्ड होता है फॉर विजन, लाइट, लो लाइट के लिए भी। तो नाइट ब्लाइंडनेस आपकी विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से कॉज होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपका द स्टेटमेंट अ ड्रग इज लेबल्ड स्टेट दैट डिस्पेंस अ टाइट कंटेनर, दिस इंप्लाइज। अगर कोई स्टेटमेंट किसी बॉटल के ऊपर लिखी है कि डिस्पेंस इन अ टाइट कंटेनर, तो क्या वो कहता है, क्या कहता है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, थर्ड आपका है प्रोटेक्ट फ्रॉम एयर और हीट स्टेबल। तो जब भी हम कभी खुद देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी आपका कुछ भी ऐसी चीज है, उसको अगर हमें मॉइस्चर से बचाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं, जिससे क्या है, मॉइस्चर से प्रिवेंट कर सके। तो इस पर्टिकुलर लेवल का कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको किसी ड्रग को प्रिवेंट करना है मॉइस्चर से, तो आप उसको क्या करेंगे, टाइट कंटेनर में रख देंगे। बाकी एयर प्रोटेक्शन के लिए हम हर्मेटिक कंटेनर देते हैं जिसमें एयर का एक्सपोजर ना हो। अगर लाइट से प्रोटेक्ट करना है तो एम्बर कलर बॉटल या फिर लाइट रेजिस्टेंट बॉटल्स का हम यूज करते हैं। हीट कंटेनर रिलेटेड टू स्टोरेज होता है, अगर कोई ड्रग है उसका स्टोरेज हीट से रिलेटेड है तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे। बाकी सारी चीजें हम करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आपका बीसीएस क्लासिफिकेशन से। बीसीएस क्लासिफिकेशन से आपके कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलर ड्रग्स हैं जो किस क्लास में आती हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। विच क्लास ऑफ द फॉलोइंग इज द बीसीएस क्लास 2, और ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी के बेसिस पर देखा जाता है कि आपकी ड्रग कितनी सॉल्युबल है, उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन होगी, या कितनी परमिएबिलिटी उसके अंदर है कि वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आएगी। तो क्लास 1 में इसमें याद रखने के लिए हम देखते हैं कि आपका क्लास 1, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, हर कैटेगरी की अलग अलग ड्रग होती है। इसमें आपके सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी के बेसिस पर देखा जाता है। यानी कि अगर हाई, इसको हम हाई लो और हाई लो के हिसाब से देखते हैं, तो जो हमारी पर्टिकुलर ड्रग है उसकी क्या होनी चाहिए, अगर उसके पास लो सॉल्युबिलिटी है बट लो सॉल्युबल होने के बावजूद भी वो अच्छे से वेल एब्जॉर्ब हो जा रही है, यानी कि हाई परमिएबिलिटी है, तो वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। आपके डायजेपाम को हम मानते हैं कि डायजेपाम आपकी लो सॉल्युबिलिटी उसके अंदर होती है बट हाईली परमिएबल होती है, यानी कि वेल एब्जॉर्ब होती है हमारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में।
तो क्लास सेकंड जो हम देख रहे थे उसमें क्या है कि पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी है बट वेल एब्जॉर्ब होती है, यानी कि हाई परमिएबिलिटी उसके अंदर होती है। एटेनॉल आपकी क्लास थर्ड कैटेगरी की है, यानी कि हाई सॉल्युबल तो है बट लो परमिएबिलिटी इसके अंदर आती है। फिरसेमाइड आपकी क्लास फोर्थ कैटेगरी की, यानी कि लो सॉल्युबिलिटी और लो परमिएबिलिटी, इसका कुछ खास इफेक्ट दिखता नहीं है। क्लास थर्ड में बेसिकली क्लोरोप्रोमाजिन को लिया जाता है बट नॉट द क्लासेस, क्लास सेकंड का ये एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाउ मेनी सेकंड्स आर इन 2 hours 15 minutes 30 सेकंड। 2 घंटे 15 मिनट और 30 सेकंड्स में टोटल सेकंड्स आपके कितने बनेंगे? तो हम सिंपल सा देख लें, 2 घंटे में आपके 60 × 60 प्लस आपका आ जाएगा इसमें 15 × 60 प्लस आपका इसमें आ जाएंगे 30 सेकेंड। अब इसमें हम देख लेते हैं कि टोटल हमारा अगर हम 6 से देखें तो 36 × 2 आपका 7200 बनेगा, प्लस 15 × 90 यानी कि 900 सेकेंड आपके यहाँ पर बन जाएंगे, प्लस 30 सेकेंड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। टोटल को सम करेंगे तो दोनों आपके 81 हो जाएंगे, प्लस आपके 30 सेकेंड्स ऑलरेडी आ जाएंगे। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके 2 घंटे 15 मिनट 30 सेकेंड के जो टोटल सेकेंड होंगे वो आपके 8130 सेकेंड टोटल बनेंगे। क्लियर है? तो टाइम से रिलेटेड, सेकंड से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेवियर फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स इज अलाउडेड फॉर विच काइंड ऑफ ड्रग, यानी कि कौन सी ऐसी कैटेगरी की ड्रग्स हैं जिनके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करना मैंडेटरी नहीं होता है या फिर उनको वेव कर दिया जाता है। तो हमारे पास कुछ कैटेगरी है कि अगर कोई नई केमिकल एंटिटी है तो क्या उसका क्लिनिकल ट्रायल्स करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी हम कोई नई केमिकल ड्रग्स बना रहे होते हैं, नई कोई भी ड्रग बना रहे होते हैं, उसको मार्केट में लाना होता है, तो मार्केट में लाने से पहले उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो नई ड्रग के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करना मैंडेटरी होता है। सिमिलर फॉर न्यू, अगर कोई वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करना मैंडेटरी होता है। अगर नई ड्रग फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए भी है तो इसके लिए भी आपको क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करना पड़ेगा। वेवियर सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सेप्शन है कि न्यू फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रूव्ड ड्रग, यानी कि अगर कोई भी 2 ड्रग अप्रूव्ड हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किया जा चुका है। अब ऐसी ड्रग जिनके ऊपर ऑलरेडी क्लिनिकल कंडक्ट ट्रायल हो गया है तो उन ड्रग का वापस से क्लिनिकल ट्रायल कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ड्रग्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स को वेव कर दिया जाता है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऐसी ड्रग्स का जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, यानी कि उनके ऊपर अच्छा खासा क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुका है, तो उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स को वेव कर दिया जाता है। क्लियर है? तो आप ये ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर इन एटीएम ऑफ 1 मोलर नॉन डिसोसिएटिंग सॉल्यूशन एट 50 एंटी डिग्री, यानी कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को पता करना है एक पर्टिकुलर गिवन मोलरिटी और टेम्परेचर और आपके गिवन गैस कांस्टेंट पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं वॉन्ट हॉफमैन की इक्वेशन जो कि होती है पाई इक्वल्स टू mRT। अब हमको क्या क्या गिवन है, आपको मोलरिटी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और आपका गैस कांस्टेंट गिवन है। तो इसी को हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी मोलरिटी 1 मोलर हो गया, गैस कांस्टेंट आपका 0.082 एटीएम पर मोल केल्विन हो गया और इसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री दिया गया है, बट इसमें टेम्परेचर आपका केल्विन में होता है तो 273 प्लस 25 को ऐड करेंगे तो आपका 298 बनेगा। टोटल को हम देख लेते हैं करके, तो अप्रॉक्स आपका बनता है 24.4 एटीएम प्रेशर का, तो जो कि नियर बाई आपका ऑप्शन नंबर ए से मिलता जुलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आपका विच मेडिकेशन रिक्वायर्स रेफ्रिजरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द स्टोरेज। तो आपकी डायजेपाम टैबलेट्स, एसिटामिन सिरप और आपके एट्रोबेस्टोन, मेनली ये सब रूम टेम्परेचर पर स्टोर किए जा सकते हैं, इनके लिए कोई भी रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम सब जानते हैं कि इंसुलिन के जो इंजेक्शन है वो आपके स्टोरेज करे जाते हैं उनका रेफ्रिजरेटर में, ताकि वो अपने स्टेबल रह सके, वो खराब ना हो। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी स्टोरेज कंडीशन काफी ज्यादा रेफ्रिजरेशन वाली रखी जाती है। मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेबल ड्रग्स आपकी रेफ्रिजरेशन में ही रखी जाती हैं। तो रेफ्रिजरेटर की कंडीशन में हम इंसुलिन को रखते हैं ताकि उसको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख पाए। एटमॉस्फेरिक कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है कुछ ड्रग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थियोफाइलिन हैज अ थेराप्यूटिक रेंज ऑफ 10 to 20 माइक्रोग्राम
per ml if patient level is 25 माइक्रोग्राम पर ml it indicates, यानी कि थियोफाइलिन जो आपके नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है उसका, तो हमको क्या करना है, जो आपका इंडिकेट्स है पेशेंट का लेवल 25 माइक्रोग्राम पर ml है, अभी उसकी रेंज इतनी है, तो ये क्या डिनोट करता है, आपका सब थेरापेटिक, टॉक्सिक या लीथल। ठीक है, अब यहां पर आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कितनी रेंज आपकी पेशेंट लेवल से बढ़ रही है, घट रही है। तो क्या ये आपका सब थेरापेटिक लेवल है, लीथल लेवल है, या आपका टॉक्सिक लेवल है? क्योंकि 10 to 20 mg आपकी पर ml के हिसाब से आ रही है, तो ये टॉक्सिक लेवल को डिनोट करती है। एक्सप्लेनेशन में हम इजीली समझ लेते हैं कि थेरापेटिक रेंज ऑफ थियोफाइलिन कितनी है, 10 to 20 माइक्रोग्राम पर लीटर है, जो कि होनी चाहिए किसी एक पेशेंट में, पर हमारे पेशेंट के अंदर उसका लेवल कितना दिखा रहा है, 25 माइक्रोग्राम पर ml, यानी कि ये 20 से अबव चली जा रही है। तो ये जब ये अबव जा रही है, तो ये ना तो थेरापेटिक रेंज में आ रही है, सब थेरापेटिक रेंज में आ रही है, इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ड्रग आपकी टॉक्सिक मानी जाएगी, यानी कि उसका टॉक्सिक इफेक्ट दिख सकता है। तो इसको हम अबव द थेरापेटिक रेंज चली जा रही है, यानी कि टॉक्सिक लेवल में आ रही है, तो यहां पर रिस्क ऑफ नोजिया, अरिथमिया और सीजर की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अगर यही ड्रग 40 माइक्रोग्राम पर ml हो जाती, तो हम इसको कंसीडर करते एज अ लीथल, यानी कि इस कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर 20 से थोड़ा बहुत कम होती है या फिर थोड़ा बहुत, तो सब थेरापेटिक लेवल उस ड्रग का हो जाता। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर रेंज में है, तो हम उसको थेरापेटिक रेंज के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट डज 10% सोल्यूशन मीन। जैसा कि अभी हमने उस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 10% सोल्यूशन का क्या मतलब है। अगर आपके पास कोई 10% सोल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब, परसेंटेज को हम हमेशा 100 के हिसाब से काउंट करते हैं। तो अगर आपके पास 10% सोल्यूशन है, दैट मीन्स 10 ग्राम ऑफ ड्रग आपकी 100 ml में डिसॉल्व की गई है। तो 10 ग्राम आपका सॉल्यूट हो गया, 90 ml आपका सोल्यूशन हो गया, 100 ग्राम आपका सॉल्यूट हो गया इन 1 लीटर सॉल्वेंट हो गया, 10 ग्राम सॉल्यूट आपका इन 100 ग्राम सोल्यूशन होगा। तो 10 ग्राम हमारे पास ऑलरेडी है, तो ऑप्शन, और या फिर 10 ग्राम आपका सॉल्यूट हो गया इन 100 ml। तो 10 ग्राम का हम सॉल्यूट लेंगे, सॉलिड पार्ट लेंगे, जो आपके 100 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, विच ओरल ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी ड्यू टू टेराटोजेनिक इफेक्ट। प्रेगनेंसी की कंडीशन में बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उनका जो इफेक्ट हो सकता है वो टेराटोजेनिक हो सकता है। टेराटोजेनिक कहने का क्या मतलब है? टेराटोजेनिक कहने का सिंपल सा मीन है कि अगर वो फिटस में कोई भी एबनॉर्मेलिटी कॉज कर देता है, उसके स्ट्रक्चर या फिर फिजिकल फॉर्म में कोई भी एबनॉर्मेलिटी कॉज कर देता है, वो ड्रग आपकी टेराटोजेनिक मानी जाती है। आपकी लेवेटोलॉल अल्फा बीटा ब्लॉकर है, ये आपकी सेफ मानी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। मेटफॉर्मिन डायबिटीज कंडीशन में दी जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज में। थायरोक्सिन एंटीथायरोसिन पर्टिकुलर टाइप की ड्रग है, इसको भी हम सेफ ड्रग मानते हैं। आपका जो मेथिमाजोल है, एंटीथायरॉयड पर्टिकुलर कैटेगरी की ड्रग है, इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, तो इसको अवॉइड किया जाता है आपके ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मेथिमाजोल आपकी टेराटोजेनिक ड्रग है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये अपना टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स सच एज एप्लासिक्यूटिस एंड क्रोनल एट्रेसिया, यानी कि उसके नेजल वगैरह में कोई प्रॉब्लम या एबनॉर्मलिटी कर देगी। और जो हमने प्रोफाइलोथायोन इसके लिए दी जा सकती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसके अल्टरनेटिव में लेवेटोलॉल आपकी हाइपरटेंशन की कंडीशन में, अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है तो सेफ मानी जाती है। मेटफॉर्मिन भी जेस्टेशनल डायबिटीज या पीसीओएस में दी जाती है। थायरोक्सिन आपकी लेवोथायरोक्सिन वगैरह सेफ मानी जाती है आपकी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बट मेथी, जैसे मेथी से याद रखिएगा कि मेथी आपकी डेंजर है प्रेगनेंसी में, तो मेथिमाजोल अगर आपको ऐसी ड्रग दिखाई दे तो आप उसको अवॉइड करेंगे प्रेगनेंसी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ऑफ अ ड्रग आर डिफाइंड अंडर विच एक्ट। जहां पर भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट रिलेटेड टू वेट एंड स्टैंडर्ड्स अगर आते हैं, वो आपके सीधे तौर पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से रिलेट करेंगे। फार्मेसी एक्ट आपका एजुकेशन, रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के लिए काम करता है। नारकोटिक्स ड्रग स्पेसिफिकली रूल्स एंड लीगल गाइडलाइंस फॉर द नारकोटिक्स टाइप ऑफ ड्रग, जो हमारे शेड्यूल एक्स कैटेगरी में आती हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो राइट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए होता है। जहां पर भी
ड्रग के स्टैंडर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट सेल्स वगैरह से हैं वो आपका डीएनसी एक्ट रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि आपका जितने भी वेट मेजर्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल 1945 के हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका, विच मशीन इज यूज फॉर टेस्ट द हार्डनेस। आपकी कौन सी ऐसी मशीन है जिसको हम यूज करते हैं टेबलेट की हार्डनेस टेस्ट करने के लिए। तो फार्मास्यूटिक्स में हम लोग सब पढ़ते हैं कि यहां पर खुद देख लिया, हरमेंट सील टेस्टर आपका सील टेस्ट करने के लिए होगा तो ये ऑब्वियस से गलत हो जाएगा। फ्राइबिलिटी टेस्ट करने के लिए तो फ्राइबिलिटी टेस्ट करी जाती है इसमें। डिसोल्यूशन टेस्ट करने के लिए टैबलेट का डिसोल्यूशन टेस्ट हम करेंगे। मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर जहां पर हम टैबलेट की हार्डनेस को चेक करते हैं वो आपका यूज किया जाता है। मेजरली आपका 10 to 20 किलो पाउंड होना चाहिए आपका पर्टिकुलर टैबलेट की हार्डनेस। ठीक है, इसके अलावा फाइजर हार्डनेस टेस्टर भी यूज किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द टैबलेट हार्डनेस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर द टैबलेट हार्डनेस क्रशिंग स्ट्रेंथ बाय अप्लाइंग द प्रेशर अंटिल द टैबलेट ब्रेक्स। फ्राइबिलिटी टेस्ट आपका फ्राइबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में हम पता कर सकें हमारी ड्रग का ब्रेकेज कितना होगा। डिसोल्यूशन आपका मेजर द ड्रग रिलीज के लिए किया जाता है और हार्मेंट सील टेस्ट आपका यूज फॉर द एम्प्यूल्स और बाइल्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच बैक्टीरिया आर कॉमनली टेस्टेड एज अ स्टरलाइजेशन इंडिकेटर इन एन ऑटोक्लेव। यानी कि अगर किस बैक्टीरिया को हम देखें कि वो एज ए स्टैंडर्ड काम करेगा ड्यूरिंग द ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन, तो हम ऐसे बैक्टीरिया को देखेंगे कि जो हाई हीट पर सर्वाइव तो कर लेते हैं लेकिन अगर उनकी प्रेजेंस है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको एज ए स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो स्टेफाइलोबैसिलस सबटाइलिस इसको हम सही मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव हीट में रह सकता है, हीट रेजिस्टेंस पावर इसके अंदर होती है। स्टेफाइलोकोकस आपकी और ये सही आपकी हीट लेवाइल है, ये जहां पर हीट का एक्सपोजर मिलेगा ये इनकी डेथ हो जाएगी। सूडोमोनास, ऑरिगेनस, ई कोलाई वगैरह ये इजीली किल हो जाते हैं। अगर स्टैंडर्ड की बात करी जाए तो बैसिलस सबटाइलिस जो आपके पर्टिकुलर स्पेसिफिकली वीक आपके आते हैं वो आपके माने जाते हैं ऑफन यूज इन द प्रैक्टिस फॉर कॉमन एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव बिकॉज दे आर हाईली हीट रेजिस्टेंट। हीट रेजिस्टेंट जिस बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज्यादा होगी वो एज अ स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर लिया जाएगा। बाकी अगर हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात करें ये लेस हीट रेजिस्टेंट होता है, नॉट यूज इन द स्टैंडर्ड इंडिकेटर। सूडोमोनास और ऑरिगेनोसा नॉट हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ये इजीली किल हो जाते हैं। सिमिलरली आपके ई कोलाई और वेजिटेबल सेल्स इजीली किल, नॉट सुटेबल फॉर द टेस्टिंग द स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉजिकली, एक आपका लॉजिकल टाइप से क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल एक्स आर बाई ऑल वाई आर जेड, देन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल जेड आर एक्स, ऑल एक्स आर जेड, ऑल वाई आर एक्स और नन ऑफ द अबव। तो यहां पर सिंपल मैकेनिज्म समझिए, जितने भी एक्स हैं आपके वो वाई हैं और जितने भी आपके y हैं तो वो आपके क्या हैं, z हैं। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अगर सारे x y हैं और सारे y z हैं तो अल्टीमेटली जो जितने भी x होंगे वो आपके z होंगे। तो यहां पर all z कैन नॉट बी x बट all x कैन बी z। तो all x are z, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, ऑल बी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी का जितने भी एक्स होंगे वो आपके जेड होंगे क्योंकि ऑल एक्स आर वाई, ऑल वाई आर जेड, देयरफॉर एवरीथिंग दैट एक्स मस्ट आल्सो बी अ जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अ पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन टेक्स 500 mg ऑफ एमोक्सिसिलिन 3 times a daily for 7 days, टोटल पिल रिक्वायर्ड। अगर कोई एक पेशेंट है जो 500 mg की टेबलेट 3 बार दिन में खाता है, ठीक है, TDS उसको मेंशन किया गया है, अब वो 3 बार उसको कंज्यूम कर रहा है तो 7 दिन के लिए उस पर्टिकुलर पेशेंट को कितनी टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब यहां से हम देख लेते हैं, अगर वो 3 बार खाता है तो हम मान के चलते हैं आपके टोटल 1500 mg हो जाएगा। और 1500 mg कहने का मतलब है यानी कि उसको 3 टैबलेट पर डे चाहिए। अब 7 दिन के हिसाब से चाहिए तो 7 तियां आपके हो जाएंगे 21, यानी कि उसको 7 दिन में 21 टैबलेट की जरूरत पड़ेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब पेशेंट जिसको 500 mg की एमोक्सिसिलिन खानी है 7 दिन के लिए तो उसको 21 टैबलेट की जरूरत पड़ेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन। अब साउंड वेव्स आपकी जो ट्रेवल करती हैं वो वाइब्रेशंस वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, तो साउंड वेव उस मीडियम में सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रेवल करेंगे जहां पर उनके जो पार्टिकल होंगे बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होंगे। तो एयर में तो पार्टिकल क्लोजली कनेक्टेड होते नहीं है, तो ऑप्शन सिमिलरली वाटर में भी क्लोजली कनेक्टेड नहीं होते, वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो हमारा जो स्टील है यानी कि सॉलिड मटेरियल, सॉलिड पर्टिकुलर पार्ट में जो आपका साउंड है वो ज्यादा अच्छे से ट्रैवल करता है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन अ लिक्विड देन गैसेस बिकॉज पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड एंड ट्रांसमिटेड वाइब्रेशंस मोर एफिशिएंटली। ठीक है, तो आपका सबसे ज्यादा स्टील में, देन वाटर में, देन एयर में, देन वैक्यूम में तो कोई साउंड आपका आता ही नहीं है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए साउंड आपका सबसे ज्यादा किसमें फास्टर ट्रेवल करेगा, तो आप याद रखिएगा साउंड आपका सॉलिड पार्टिकल्स में, सॉलिड पार्ट में आपका सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म 5 देन आपका 11, 23 एंड 47। अब इसमें हमको क्या क्रोनोलॉजी या फिर क्या पर्टिकुलर सिमिलरिटी इसमें दिख सकती है, तो 5 + 5 + 1 = 11। ठीक, 11 + 11 + 1 = 23, 23 + 23 + 1 = 47। अब 47 + 47 + 1 = हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि 94 हो रहा है। 94 + 1 = 95। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक? तो कभी किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर नंबर सीरीज दी गई तो उसमें +1 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिविजन्स भी हो सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि कैसे किस सीरीज में चीजें बन रही हैं। सिमिलरली यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 95। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे। रेलवे मिनिस्टर, आप आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे रेलवे मंत्रालय में जो अभी करंट मिनिस्टर हैं वो कौन है। क्या अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु या लालू प्रसाद यादव। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अश्विनी वैष्णव हमारे अभी प्रेजेंट के क्या है, रेलवे मिनिस्टर हैं। उससे पहले पीयूष गोयल साहब थे, 17 से 21 तक वो रहे थे। तो पीयूष गोयल साहब आपके फॉर्मर मिनिस्टर हैं आपके रेलवे के, प्रेजेंट में आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 5/8 इज नंबर 30। अगर 30 आपके लिए 5/8 है तो नंबर क्या होना चाहिए, कौन सा नंबर हमको पता करने था। ओके, हम मान लेते हैं कोई भी नंबर x है, अब वो हमको पता करना है वो नंबर आपका क्या है। अगर x = हम मान लेते हैं आपका 5/8 आपका वो नंबर है। अब हमें x को फाइंड करना है 30 के हिसाब से, तो हम इसको x = आपका 8/5 × 30 30 8 6 48, तो ये आपका नंबर होगा 48। देखो सिंपल सा इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर 5/8 नंबर है 30 का, तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिस पर्टिकुलर पार्ट को डिनोट करेगा। और लेट हम उस नंबर को x मान लेते हैं, तो और इसके साथ में हम देखते हैं तो 5/8 में कैलकुलेट करने के बाद x फाइंड करने के लिए हम 30 से उसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो नंबर आएगा वो 48 आएगा। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इन विच ईयर वाज न्यू दिल्ली ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन सी ईयर में आपकी न्यू दिल्ली जो है वो कैपिटल बनाई गई इंडिया की? 1905, 1911, 1927, 1935। तो आपकी जो दिल्ली है, दिल्ली दरबार आपका बनाया गया 1911 में। इस डेट को आप याद रखिएगा, जब हमारी कैपिटल, हमारे देश की राजधानी दिल्ली बनी। वो कौन सी सन में बनी थी? वो आपकी बनी थी 1911 में। तो 1911 ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ इंडियाज कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली। तो हमारी ओल्ड कैपिटल क्या थी? ओल्ड कैपिटल आपकी कलकत्ता थी। 1911 में उसको ट्रांसफर कर दिया गया और बना दिया गया हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ICAR स्टैंड्स फॉर। ICAR हम मेनली स्टैंड फॉर
एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द इसका करेक्ट आंसर होगा। काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च के लिए भी नोट किया जा सकता है कोलेशन, लेकिन आपका जो ICAR है स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो कभी कभी कुछ पर्टिकुलर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन की उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, चाहे वो CDRI से रिलेटेड हो, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देख लेते हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट? अगर एक पर्टिकुलर सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज दी गई है तो इसके बाद में क्या आएगा, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ए आपका, देन C, देन F, देन J एंड O। क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अगर हम A को 1 मान लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आता है, और हमारा C आपका 3rd पोजीशन पे आता है, F आपका 6th पोजीशन पे आता है, J आपका 10th पोजीशन पे आता है, और O आपका 15th पोजीशन में आता है। तो इसमें क्या चीज बढ़ रहा है? एक में आपका 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, और 10 + 5 = 15। अब नेक्स्ट हमारा होना चाहिए +6, तो कितना होगा? 6 + 5 = नेक्स्ट जो सीरीज है 21 पे हमारा U आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सिमिलरली यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर नंबर 2 को, मतलब हर बार आपको नंबर बढ़ाते जाना है। पहले में अगर आपको 2 ऐड करेंगे तो आपका इतना आएगा, वो आएगा, ये आपका, तो नेक्स्ट आपका जो नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए U इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इफ, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन है, इफ 24 = 6, 36 = 9, 48 = 12 एंड देन 98 = क्या होगा? अब इसमें क्या सीरीज बन सकती है? 24 अगर हम इसको डिवाइड भी कर देंगे तो 12 बनना चाहिए। इसके अलावा इसमें क्या सीरीज इसकी आपकी बन सकती है? तो इसमें हम देख लेते हैं, अगर हम इसको सम करते हैं, 2 + 4 = 6, 3 + 6 = 9, 4 + 8 = 12, तो 9 + 8 = आपका बनना चाहिए 17। तो आपका 17 ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर अर्थमेटिक जनरल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, Which of the following scientists is most prominent associated with the leading green revolution in India? इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले कौन से ऐसे पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे जिनको हम मानते हैं इंडिया के अंदर उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया? तो होमी जे बाबा आपके न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह के लिए जाने जाते हैं, विक्रम साराभाई भी आपके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मैथमेटिशियन जो इसके लिए पर्टिकुलर जाने जाते हैं आपके, और वर्गीस कुरियन को हम जानते हैं, इन्होंने मिल्क के लिए पर्टिकुलर रिसर्च वगैरह की थी, तो उसमें इनका नाम आता है। इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट किया गया वो किया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट, कि आपके जो MS स्वामीनाथन थे, नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ही इंट्रोड्यूस्ड द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स स्पेशली व्हीट राइस। द मूवमेंट बिगिन फ्रॉम 1960 से। अगर पूछा जाए तो कहां से स्टार्ट हुआ, तो 1960 आप याद रखिएगा, जहां से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि फूड की शॉर्टेज हो रही थी, तो इंदिरा गांधी की प्रेसिडेंसी में या फिर कहा PM-शिप में ये ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अ क्लॉक रीड्स 9, what will be the angle between hours and minutes ends at the 3 AM? तो अगर हम सिंपल सा देखें, एक सेकेंड आप दीजिएगा, हम देख लेते हैं। और 9 o'clock का एंगल हम देख लेते हैं। 9 o'clock के एंगल में आपका क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का पर्टिकुलर एंगल बन रहा है। तो इसको अगर हम ऑपोजिट कर देंगे तब भी तो हमारा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो यहाँ पर यही सवाल पूछा गया कि अ क्लॉक रीड्स 9 mm बट विल बी द एंगल बिटवीन द आवर्स एंड मिनट। अगर हम एक सिंपल सी वो बनाते हैं और यहाँ पे आपका
कर लेते हैं 9 और 3 को देख लेते हैं। इनके आवर्स और मिनट के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सिमिलरली अगर हम इसको ऑपोजिट तरीके से कर देंगे तब भी तो आपका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ही एंगल बनना चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपकी न्यूट्रल सोल्यूशन की pH कितनी होनी चाहिए? न्यूट्रल सोल्यूशन की आपकी pH एट पर्टिकुलर टेम्परेचर में 7 ही होगी, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपकी बेसिक होगी तो आपकी 7 से ज्यादा होगी, अगर आपकी एसिडिक होगी तो 7 से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज द मिरर इमेज ऑफ PQBD, यानी कि पर्टिकुलर जो अल्फाबेट्स गिवन है उनकी मिरर इमेज का क्या ऑप्शन बन सकता है? तो पहला है हमारा P, दूसरा है Q और तीसरा है आपका B, होता है D। अब इसकी मिरर इमेज बना लेते हैं। P को अगर हम उल्टा करेंगे तो आपका Q बन जाएगा, Q को अगर उल्टा करेंगे तो आपका P बन जाएगा, B को अगर उल्टा करेंगे तो आपका D बन जाएगा, D को अगर उल्टा करेंगे तो आपका B बन जाएगा। आप देख लीजिए Q P D B, किस ऑप्शन से? आपका ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्लियर है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा राष्ट्रगीत लिखा था, बट हमारा जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये आप सबको पता होगा और आप सब इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब जो पूछा जा सकता है तो ओरिजिनली कंपोज बंगाली हाईली संस्कृत फॉर्म में लिया गया था। फर्स्ट जो गाया गया था हमारा नेशनल एंथम वो 27 दिसंबर 1911 में इसको संग किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कलकत्ता में। ऑफिशियली इसको हमारा नेशनल एंथम आपका जो बनाया गया था वो, ये डेट्स भी याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950। अगर सिंपली ये क्वेश्चन ना पूछा गया कि किसने लिखा तो कब ऑफिशियली हमने नेशनल एंथम हमारा जो जनगण मन है वो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया था एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 6/27 ऑफ 90 ऑफ बोले तो कितना आना चाहिए? तो 3 9 आपका 90 है, यानी कि 10 और 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं द फुल फॉर्म ऑफ सिम इन अ मोबाइल टेक्नोलॉजी। सिम की क्या फुल फॉर्म होती है आपके मोबाइल टेक्नोलॉजी में? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिस्टम इंटरफेस मॉड्यूल, सिक्योर आइडेंटिटी मार्कर या सब्सक्राइबर इंडिकेटर मार्कर। तो सिम का जो एक्चुअल में फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो करेक्ट आंसर में आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप सिम लेते हैं तो आप एज अ सब्सक्राइबर होते हैं और आपका आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल बन जाता है जिसमें आपका स्मॉलेस्ट कार्ड में आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी, कनेक्ट करता है यूजर टू मोबाइल अदर नेटवर्क, स्टोर करता है आपके कॉन्टैक्ट और बेसिक डेटा को। सिम का यही मेजरली काम होता है। एक जर्नल रीडिंग से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अमित इज ओल्डर देन भानु, भानु इज यंगर देन चेतना, हु इज द ओल्डेस्ट? यानी कि अमित आपका ओल्डर है भानु से, यानी कि बड़ा है आपके भानु से, और भानु इज यंगर, यानी कि भानु छोटा है आपके चेतन से। बट चेतन और अमित का कोई रिलेशन यहां पर दिखाया नहीं गया है, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हु इज द ओल्डेस्ट वन? तो ये ऑप्शन आपके डायरेक्ट इसके अंदर के रिलेशंस को नहीं दिखाता है। तो कुछ रिलेशंस में हो सकता है कि अगर इनको कनेक्ट ना किया जाए कि अमित का और चेतन का आपस में क्या कनेक्शन, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट? तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हम कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है कि वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन अमित एंड चेतन, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन कि हु इज यंगर और हु इज द ओल्डेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। एक आपका ज्योग्राफी से हम क्वेश्चन देंगे विच सोलर सिस्टम से हमारा विच पार्ट इज नोन एज द विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट।
किस पर्टिकुलर प्लेनेट को हम रेड प्लेनेट कहते हैं? वीनस, मार्स, जुपिटर या सैटर्न? तो आपका सैटर्न का तो रिंग फॉर्म में होता है, जुपिटर आपका, आपके मार्स को आयरन ऑक्साइड की वजह से इस पे क्या होता है, रेड रस्ट बन जाती है, जिसको मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लेनेट। दूसरा, और ये हमारे फोर्थ प्लेनेट है फ्रॉम द सन। लार्जेस्ट वॉल्केनो इसके पास प्रेजेंट है, ओलंपस मॉन्स, हमारे मार्स के ऊपर प्रेजेंट है। इसके पास 2 खुद के मून्स हैं, फोबोस और डिमोस। और वेनस को हम मानते हैं हॉटेस्ट प्लेनेट ड्यू टू द थिक कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर की वजह से। जुपिटर आपको लार्जेस्ट प्लेनेट, फेमस फॉर इट्स ग्रेट रेड स्टॉर्म। और सैटर्न को हम मानते हैं नोन एज द ब्यूटीफुल एंड प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ फार्मासिस्ट प्रिपेयर 500 ml सॉल्यूशन कंटेन 20% ड्रग। इसके पास 20% ड्रग है। हाउ मच ड्रग इन ml इज परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन? कितना आपका पर्टिकुलर ड्रग का सॉल्यूशन होना चाहिए 500 के हिसाब से पर ml में, इन ml? हाउ मच ड्रग इन ml इज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन? ठीक है, तो आपकी कितनी ड्रग, यानी कि हमारी 20 ग्राम ड्रग आपकी होनी चाहिए ऑलमोस्ट 500 के हिसाब से देखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यहाँ पर 20% हमारी ड्रग हो गई, जिसको हम 100 में कैलकुलेट करेंगे, और इसको हमारा टोटल कंसंट्रेशन कितना है, 500 है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है कि 100 ml आपकी ड्रग इसमें प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्राइमरी मॉनेटरी फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई का आपका जो पर्टिकुलर मॉनेटरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? रेगुलेशन द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। इशूइंग द करेंसी एंड कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। आरबीआई आपकी इशू करती है करेंसी एंड कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। कलेक्ट डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपकी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। डायरेक्ट टैक्स जो कंट्रोल ब्यूरो आपका डिपार्टमेंट होता है वो कलेक्ट करता है। मैनेजिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आपकी डीजी एफटी जो होते हैं वो फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट आपके मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्टर से कैलकुलेट की जाती है। डायरेक्ट टैक्स आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एंड टैक्स डिपार्टमेंट से कलेक्ट किया जाता है। फॉरेन ट्रेड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में कमेटी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो होती है वो देखती है। लेकिन हमारे आरबीआई आपकी सेंट्रल बैंक है जो क्या करती है, मॉनेटरी फंक्शंस को देखती है। नई करेंसी को अपलोड करना है, एक्सेप्ट जो हमारा 1 रुपीज की करेंसी है वो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करती है, कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा यहां से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज 20% इंक्रीज हुआ है, व्हाट परसेंट मस्ट बी न्यू प्राइस टू बी डिक्लेयर? अगर हम मान लेते हैं कोई भी हमारा प्रोडक्ट था वो 100 रुपए का था, 20% वो इंक्रीज हो गया तो वो 120 रुपए का हो गया। अब इसको वापस अपने डिक्रीज करें ओरिजिनल साइज में तो कितना हमको इसको डिक्रीज करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 20/120 इंटू 100। तो आपका इसमें से ऑलमोस्ट निकल के आना चाहिए, आपका कट जाएगा 16.7 के आसपास। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका जो भी 20% इंक्रीज हुआ वो 120 में जाता है। अब वापस आने के लिए आपको 20 रुपीज कम करना पड़ेगा, तो 20 में आप देखेंगे तो हमारा जो पर्टिकुलर आंसर होगा वो आपका 16 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम एप्पल, बनाना, कैरेट और मैंगो। एप्पल आपका फ्रूट है, बनाना भी आपका फ्रूट है, मैंगो भी आपका फ्रूट है, कैरेट आपकी वेजिटेबल कैटेगरी की है। तो ये ऑड है इन द फ्रूट लिस्ट, तो आपका कैरेट विल बी द जो वहां से आउट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कैरेट आपकी वेजिटेबल कैटेगरी की है। तो ऑड जो अजीब ऑड सीरीज में काम करते हैं वो भी उनको रिमूव कर सकते हैं। वन ऑफ द फेमस Sachin Tendulkar is famously known as the god of cricket. Which of the following major international tournament did he win with India in 2011? 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप कहाँ जीता था? तो हमने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता था आपके वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये हुआ था। आपके ओडीआई में
हमने वर्ल्ड कप को जीता था 2011 में, इसीलिए हम सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ। जैसा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आपके एटॉमिक नंबर का कहने का सीधा मतलब होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास आपके टोटल नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन में जो बनते हैं वो आपका एटॉमिक मास माना जाता है, लेकिन प्रोटॉन के टोटल नंबर आपके कैलकुलेट किए जाते हैं एज अ एटॉमिक नंबर ऑफ पर्टिकुलर केमिकल मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट, if x equals to 3, what is the value of 5x minus 4? अगर x को हम 3 मानते हैं तो सिंपल 5 into 3 minus 4, 15 minus 4 equals to 11. तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट एड्रेस महात्मा गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन। यहां पर महात्मा गांधी को सबसे पहली बार किसने फादर ऑफ नेशन कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पर सिंगापुर में 1944 में महात्मा गांधी को डिनोट किया था फादर ऑफ नेशन, बट ऑफिशियली नहीं था, ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल नहीं था, बट बाद में इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कंप्लीट द एनालॉजी ऑफ हॉट इज टू कोल्ड, लाइट इज टू। आपका हॉट है जो हॉट इज टू कोल्ड, लाइट इज टू ब्राइट, डार्क, हैवी, कोल्ड, डार्क। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च इन विच ईयर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है कि हमारे इंडिया ने पहली बार अपनी सैटेलाइट कब लॉन्च की थी। तो आपकी 1975 में रशियन के द्वारा ये हमारी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन फ्रॉम द कैप्स्टीन यार एंड मार्क्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द 15 डिग्री रेडियन निकालना है, 15 डिग्री इन रेडियंस। तो रेडियंस को निकालने के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है रेडियंस आपका, और इसमें आपका डिग्री और आपका पाई की वैल्यू दी गई तो पाई अपॉन 180। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो आपका डिग्री आपका दी गई है 15 है और आपका पाई अपॉन 180 है आपका। तो यहाँ से अगर हम 180 कैलकुलेट करेंगे तो 12 आना चाहिए, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए रेडियन का फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे तो पाई अपॉन 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ H2 रिप्रेजेंट वाटर बट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। H2 का जो बॉन्ड एंगल बनता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के हिसाब से वो कितना होना चाहिए? लीनियर ज्योमेट्री 180 या ट्राइगोनल प्लेनर 120 या बेंड बी शेप बनता है या टेट्राहेड्रल। मेजरली टेट्राहेड्रल बनता है, बट आपके ऑक्सीजन के ऊपर 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो उसको बेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका जो एंगल बनता है वो 104.5 डिग्री के एंगल पे ही बनता है। H2O के पास 2 बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर होते हैं आपके ऑक्सीजन के ऊपर। ड्यू टू दैट लोन पेयर बॉन्ड्स रिपल्सन कॉज करते हैं, जो आइडियल टेट्राहाइड्रल आपका जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है 104.5 डिग्री, गिविंग अ वाटर टू बेंड। बी शेप का आपका एंगल बनता है, नॉट लीनियर एंड प्लेनर। आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि इस पूरे मॉडल पेपर का है वो है, हु रोट द नोवेल वॉर एंड पीस। ये बुक पर्टिकुलर किसने लिखी थी? लियो टॉल्स्टॉय, फ्योडोर दोस्तोयेवस्की एंड चार्ल्स डिकेंस एंड मार्क ट्वाइन। वॉर एंड पीस के जो राइटर हैं वो हैं आपके लियो टॉल्स्टॉय। फ्योडोर दोस्तोयेवस्की ने आपके क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में लिखा है। इन्होंने और बुक्स बहुत सारी लिखी हैं, द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। और लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत अच्छी बुक है वो है आपकी चाइल्डहुड। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी मॉड्यूल समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम में, और ये क्वेश्चन
15 ईयर्स की एनालिसिस के ऊपर बनाए गए हैं। इसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके आरआरबी। इसकी दूसरी सीरीज भी, हम दूसरा मॉडल पेपर भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ में क्लियर होंगे, जो कि आपकी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप उसको भी देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कौन कौन से फार्मा से, नॉन फार्मा से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ब्रेन एजुकेशन फॉर more updates. Thank you all.